ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के बाहर से एक बहुत तेज आवाज आए। बैरन नांगोंग NOLB-JAN.CO। उसी समय महान कियान शहर के अनगिनत मार्शल योद्धाओं ने यह आवाज सुनी। खास तौर पर प्राचीन और कुलीन परिवारों ने। वे आवाज सुनकर चकित हो गए और आश्चर्य से कक्ष की ओर देखने लगे। वांग टेन का आगमन तालाब की शांत सतह पर कनकड़ के थपथपाने जैसा था। इससे स्पष्ट लहरें पैदा हुईं। कैवेंडिश परिवार में जहां DQ थी। इस समय वह एक सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी के पास खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह उस युवक की शैली के अनुकूल है। वह हमेशा बड़ा तमाशा खड़ा करना पसंद करता है। वह बिल्कुल भी नहीं डरता। आप जरूर वांग टेन के बारे में बात कर रहे होंगे। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। हाँ, ये वही है। वह बहुत साहसी है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा होगा। वह होशियार है। उसे उन लोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए चीजों को सामने रखना अच्छा है। इस तरह से यह सुरक्षित है और उसे पहल करने का मौका भी मिलता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग टेन को कभी नहीं देखा था, लेकिन वह उसकी प्रशंसा से भरा हुआ था। मुझे बस यही डर है कि कहीं वे लोग बेशर्मी से काम न करने लगे, DQ ने चिंतित होकर कहा। आप उसकी मदद करना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उसकी मदद करना सार्थक है। उसमें क्षमता है, DQ ने झिझकते हुए सिर हिलाया। मुसीबत के समय मदद करना केक पर आइसिंग से बेहतर है। अगर तुम चाहो तो उसकी मदद करो। कैवेंडिश परिवार कभी नहीं डरता। अगर तुम नहीं जीत सकते तो मैं लड़ सकता हूं। अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम्हारे दादा लड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे दादा नहीं जीत सकते तो हम अपने पूर्वज को ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर ला सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने DQ के कंधे पर थपथपाया। 2 DQ के मुंह के कोने उस अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से निकलते विद्रोही शब्दों को सुनकर फड़क उठे। अधेड़ उम्र के आदमी से दूर जाने से पहले उसने ध्यान से आसमान की ओर देखा। उसे वह खतरनाक लगा। नांगोंग यू 1,00,000 साल से गायब है। अंतिम निर्णय हो चुका है, लेकिन अब एक और उत्तराधिकारी सामने आया है। देखने के लिए एक अच्छा शो है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने DQ की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी खुशी से हंस रहा था। बहुत से लोगों का यही विचार था। इन प्राचीन कुलीन परिवारों के लिए वे बैरन की उपाधि के आधार पर काम नहीं करते थे। साथ ही इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। हालांकि ग्रेट कियान सिटी में कुछ दिलचस्प होना दुर्लभ था। उनमें से कई लोग खुशी से शो देखने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास बस पॉपकॉर्न की कमी थी। नांगोंग बैरन निवास। नाम तो नहीं बदला, लेकिन मालिक बदल गया। इस निवास के अंदर एक स्वागत कक्ष में भूरे बालों वाला और लगभग 30 वर्षीय एक सुंदर आदमी ने घंटी और वांग टेन की आवाज सुनी। एक बदसूरत चेहरे के साथ उसने अपने हाथ में रखी वस्तु को जमीन पर फेंक दिया। टकराना। ये क्रिस्टल क्लियर जेड बॉलर्स की जोड़ी थी। ये बताना आसान था कि वे महंगे थे। हालांकि उन्हें जमीन पर फेंक दिया गया और टुकड़ों में तोड़ दिया गया। कौन है? पुराना मामला उठाने की हिम्मत किसने की? कमीने। ये बदमाश कहां से आया है? मेरे काऊ परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? वह आदमी क्रोधित हो गया। उसकी नजरें तेज हो गईं। उनमें हत्या की नीयत उबल रही थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हें मरना ही होगा। बैरन की उपाधि केवल काऊ परिवार को ही मिल सकती है। कोई भी इसे नहीं छीन सकता। मेरी कार ले आओ, मैं चैम्बर जा रहा हूं। भूरे बालों वाला आदमी कमरे से बाहर निकला और रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कार में सवार होकर कमरे की ओर दौड़ा। बैरन नांगोंग। कक्ष से बाहर निकलते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव फिर बदल गए। वह अपनी जगह पर रुक गया और वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के प्रवेश द्वार पर था, वांग टेन के ठीक सामने। उसने अपने सामने खड़े युवक को ध्यान से देखा। वांग टेन ने अभी अभी अपने प्राचीन देव शरीर का उपयोग करना बंद किया था, इसलिए उसके माथे पर सुनहरा पैटर्न गायब हो गया था। उसकी तीव्र जीवन शक्ति का केवल एक संकेत हवा में तैरता रहा। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वह बता सकता था कि वांग टेंग अभी ग्रहीय अवस्था में ही था। ये वह क्षमता थी जो वांग टेंग ने अपने विरोधियों के सामने प्रदर्शित की थी। लेकिन वह इस लड़के के भौतिक शरीर की शक्ति से चकित था। घंटी की प्रतिध्वनि के आधार पर उसने सोचा कि यह ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा है जो इसे मुक्का मार रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक ग्रह स्तर का मार्शल योद्धा था।
ये चौंकाने वाला था। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने पूछा, तुम वही हो जिसने कक्ष की घंटी बजाई थी? वांग टेंग को पहले से ही पता था कि एक दुर्जय योद्धा उसकी ओर आ रहा है। ये व्यक्ति ब्रह्मांड के स्तर से ऊपर था। वह शायद स्वर्ग के स्तर पर पहुंच गया हो। उसने बेकाबू होकर अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। अधेड़ उम्र के इस व्यक्ति के बाल सफेद थे और वह लंबा था। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था जिससे उसकी आभा अद्भुत दिख रही थी। वांग टेंग शांत रहा। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, यह मैं ही हूँ। मेरा नाम मिंग चेंग है। मैं ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर का संरक्षक हूँ। मैं आज ड्यूटी पर हूँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। गार्जियन मिंग चेंग। वांग टेंग ने उनका अभिवादन किया। तुमने कहा कि तुम नांगोंग परिवार की निशानी लेकर आए हो। क्या तुम बैरन नांगोंग की बात कर रहे हो? मिंग चेंग ने पूछा। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए अपनी हथेली खोली और उस पर एक चौकोर मुहर दिखाई दी। मिंग चेंग ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वह महान कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष का संरक्षक था, इसलिए उसने कुलीन परिवारों के सभी प्रतीकों को पहचान लिया। चौकोर मुहर पर एक काले जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। ये कुनवू जानवर था, देश का दिव्य जानवर। कुनवू जानवर एक पवित्र उपस्थिति थी। यह एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय राक्षस था। यह एक वास्तविक प्राणी था। यह अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए धातु के अयस्कों को निगल सकता था। जब यह वयस्क हुआ तो यह एक विशाल ग्रह के आकार का हो गया। इसने ब्रह्मांड पर राज किया और बेहद शक्तिशाली था। जब महान कियान साम्राज्य के अग्रदूतों ने साम्राज्य का निर्माण किया तो वे कुनवू जानवर की मदद पर बहुत अधिक निर्भर थे। अपनी शैली और डिजाइन से ये बैरन की चौकोर मुहर थी। हर बार जब कुनवू जानवर की क्षमता बढ़ती तो उसमें एक सींग उगता। बैरन की चौकोर मुहर पर कुनवू जानवर पर केवल एक सींग था, जो दर्शाता है कि यह सबसे निचले स्तर की मुहर थी। जब व्यक्ति का पद बढ़ता तो कुनवू जानवर पर सींगों की संख्या क्रमशः बढ़ जाती। लेकिन सुरक्षा के लिए मिंग चेंग अभी भी इसका अध्ययन करना चाहता था। उसने पूछा, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? वांग टेंग झिझका, लेकिन फिर भी उसने उसे मुहर दे दी। मिंग चेंग ने चौकोर मुहर को पकड़ा और कुछ कौशल का प्रदर्शन किया। मुहर के नीचे लिखे प्राचीन शब्दों से लाल चमक निकलने लगी। ये चमकीला था। ये वास्तव में बैरन की मुहर है। मिंग चेंग ने आह भरी। उसने चौकोर मुहर वांग टेंग को लौटा दी और उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें इस मुहर को ठीक से रखना चाहिए। वांग टेंग ने मुहर अपनी जेब में रख ली। मेरे पीछे आओ। मिंग चेंग ने आगे बढ़कर चैम्बर में प्रवेश किया। चलते चलते उसने समझाया, इस मामले को हुए काफी समय हो गया है। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इस मामले से निपटने की शक्ति नहीं है। हम केवल बड़ों के आने का इंतजार कर सकते हैं और उन्हें फैसला करने दे सकते हैं। वे एक छोटे गलियारे को पार करके एक पुराने लेकिन आलीशान लॉबी में पहुंचे। मिंग चेंग ने अपने आदमियों को चाय परोसने का आदेश दिया। फिर वह एक तरफ बैठ गया और आंखें बंद करके इंतजार करने लगा। वांग टेंग को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब कुलीन बुजुर्गों को ये खबर मिली तो वे जल्दी से ग्रेट कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष में पहुंचे। रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली गाड़ियां एक के बाद एक कक्ष के बाहर रुकीं और शक्तिशाली आकृतियां गाड़ियों से बाहर निकलीं और एक एक करके इमारत की ओर बढ़ीं। खबर सुनने वाले बहुत से लोग चैम्बर के आसपास जमा हो गए। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे जबकि अन्य जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि किसी ने भी इमारत के 100 मीटर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं की। महान कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष महान कियान साम्राज्य में एक अत्यंत पवित्र और पवित्र स्थान था। यहाँ तक कि कुलीन लोग भी आसानी से कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके सामने शोर मचाना तो दूर की बात थी। इस बार आसमान से एक उड़ने वाली कार उतरी और उसमें से एक भूरे बालों वाला 30 साल का आदमी निकला। वह काओ परिवार का ही एक सदस्य था। ये काओ गुवान है। उसने वह इस मामले में दूसरा मुख्य पात्र है। वह कैसे नहीं आ सकता? मैंने सुना है कि उसके पिता काओ होन्टू दूसरे ग्रह पर साधना कर रहे थे और समय में वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए अब वह प्रभारी है। बाहर खड़े लोग धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे और बेहद उत्साहित थे। साधारण योद्धाओं के लिए कुलीनों से जुड़े मामले हमेशा ध्यान का केंद्र होते थे। आखिरकार कुलीनों को बहुत ज्यादा तरजीह मिलती थी। चाहे वह ईर्ष्या हो या जलन, लोग अवचेतन रूप से उन पर ध्यान देते थे। काओ गुवान ने सुना कि वे क्या चर्चा कर रहे थे और परामर्श कक्ष में प्रवेश करते हुए वह मुस्कुराया।
चैम्बर की लॉबी में मिंगचेंग ने अपनी आंखें खोली और कहा, सभी बुजुर्ग यहाँ हैं। कृपया मेरे पीछे आएं। वांग टेंग शांत था। चाय का आखिरी घूंट पीने के बाद वह खड़ा हुआ और मिंगचेंग के पीछे चला गया। इससे मिंगचेंग और भी हैरान हो गया। इस आदमी के पास ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता है कि उसे कोई डर ही नहीं है? या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि वह परामर्श कक्ष के महत्व को नहीं समझता? वांग टेंग मिंगचेंग का पीछा करते हुए कक्ष की 9वीं मंजिल पर पहुंचा। फिर वह एक विशाल और विचित्र हॉल में दाखिल हुआ। पहली चीज जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वह एक अज्ञात नेवी ब्लू लकड़ी से बनी लंबी मेज थी, जो मोटी और असामान्य लग रही थी। इस समय सभी लोग लंबी मेज के चारों ओर बैठे थे। अलग अलग उम्र के पुरुष और महिलाएं थीं। वे सभी बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सहज आत्म संयम और शान के साथ शानदार और महान दिख रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन लोगों की आभा बहुत ज्यादा थी, जो ब्रह्मांड के योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। अगर वे वहां बिना हिले डुले बैठे भी रहते तो भी लोगों को लगता कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। ये शक्तिशाली लोगों का दबाव था। जब वांग टेंग हॉल में दाखिल हुआ तो हर कोई उसे अलग अलग नजरों से देख रहा था। उस पर बहुत ज्यादा दबाव था। वाह, क्या शानदार नजारा था! वांग टेंग मन ही मन मुस्कुराया। उसके कदम रुक नहीं रहे थे और उसका चेहरा एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ हो। सबकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। ये युवक दिलचस्प है। ये सभी साम्राज्य के कुलीन लोग हैं जो सम्मानजनक स्थिति और महान शक्ति वाले प्राचीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सावधान रहें, राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया। वांग टेंग को अचानक अपने शरीर पर एक शत्रुतापूर्ण नजर पड़ती हुई महसूस हुई, जो कभी उससे हटती ही नहीं थी। निगाहों का पीछा करते हुए उसने देखा कि लंबी मेज के अंत में एक भूरे बालों वाला आदमी उससे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। वह कौन है? वांग टेंग ने मन ही मन पूछा। मुझे भी नहीं पता। राउंड बॉल ने उस आदमी को देखा और अचानक चौंक गया, लेकिन यह तो परिचित लगता है। क्या यह उस कमीने का वंशज है? कृपया बैठ जाइए। इस समय मेज के सिरहाने से एक थोड़ी बुरी आवाज आई। वांग टेंग ने ऊपर देखा और देखा कि हेड सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके बाल पीले हैं। वह उसे शांति से देख रहा था। वह परिषद का मुखिया है। राउंड बॉल ने कहा, उस समय हम एक बार मिले थे जब मास्टर नांगोंग को बैरन की उपाधि विरासत में मिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी वह जीवित होंगे। इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वांग टेंग ने राउंड बॉल को अनदेखा कर दिया। वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी नहीं समझ पाया कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली है। ये बूढ़ा आदमी शायद एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा हो सकता है। वांग टेंग ने पाया कि लंबी मेज के अंत में एक खाली सीट थी, जो भूरे बालों वाले आदमी के ठीक सामने थी। फिर वह वहां चला गया और सीधे उसकी ओर देखने से पहले बैठ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काओ गुवान चकित था। क्या यह आदमी जानता है कि मैं कौन हूं? कितनी निर्भीकता! किसने उसे हिम्मत दी? किसने उसे ऐसा बनने की हिम्मत दी? काओ गुवान की आंखें और भी उदास हो गईं, लेकिन उसने पहले ही अपनी नजरें वापस खींच ली थीं। घूरने की चुनौती देना उसके दर्जे को नीचा दिखाने जैसा था। वांग टेंग ने मन ही मन उपहास किया। एक चुनौती? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जब तक वह शर्मिंदा नहीं होगा तब तक शर्मिंदा होने वाला वही होगा। बाकी लोग वांग टेंग के व्यवहार को देख सकते थे। कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नाराज थे। क्या आप बैरन नांगोंग की उपाधि के लिए यहाँ आए हैं? मेज के शीर्ष पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो संभवतः एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा था, वह अभी भी बहुत ईमानदार था और उसने काओ गुवान के प्रति अपनी थोड़ी सी भी अवज्ञा प्रकट नहीं की। ये कायरता नहीं बल्कि शक्तिशाली के प्रति सम्मान था। और तुम यहाँ किस पहचान के साथ आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। स्वाभाविक रूप से एक उत्तराधिकारी के रूप में, वांग टेंग ने हल्के से कहा। काओ गुवान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने मेज के सिर की ओर देखा। ओह, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बूढ़े आदमी ने सवाल जारी रखा। परिषद के प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, उनके पास बैरन नांगोंग की चौकोर मुहर है, मिंगचेंग ने अपनी जगह पर जवाब दिया। वांग टेंग ने ये सुना और तुरंत अपनी चौकोर मुहर निकाली और मेज पर रख दी। चौकोर मुहर देखकर काओ गुवान की आंखें लाल हो गईं। बैरन की मुहर पद का प्रतीक थी।
उनके पास बैरन की मुहर नहीं थी और वे केवल नांगोंग यू के शिष्य थे। उन्हें उपाधि का अधिकार नहीं था। ये बात हमेशा से ही उनके और उनके पिता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही थी। और अब बैरन की मुहर उसके सामने इतनी भव्यता से प्रकट हो गई थी। यह अफसोस की बात थी कि वह इसे छीन नहीं सका। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं था। यह बहुत क्रोधित करने वाला था। NOBJAN.com। यहाँ के लोग एक नज़र में ही ये तय कर लेते थे कि यह चौकोर मुहर बेशक बैरन की मुहर है। भले ही वांग टेंग असली वारिस हो या न हो, लेकिन मुहर असली थी। यह उसकी हैसियत बढ़ाने के लिए काफी था। तुम लोग क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी ने शांति से पूछा। चारों ओर सन्नाटा था, मानो किसी में पहले बोलने की हिम्मत नहीं थी। काओ बुवान का चेहरा उदास था और वह झिझक रहा था। काओ बुवान, तुम क्या सोचते हो? बूढ़े आदमी ने उसे बुलाया और सीधे पूछा। परिषद के प्रमुख, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात है। ये संभव है कि किस्मत से उसे मेरे स्वामी के बैरन की मुहर मिल गई हो और उसने उनका उत्तराधिकारी होने का दावा किया हो। मुझे उम्मीद है कि रईस इस मामले की गहन जांच का आदेश देंगे। काओ बुवान ने मजाक के भाव से वांग टेंग की ओर देखा। माफ कीजिए, आप कौन हैं? वांग टेंग ने बीच में टोकते हुए पूछा। काओ बुवान को लगा कि वांग टेंग उसे नीची निगाह से देख रहा है। उसने अपने दिल में गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पिता नांगोंग यू के एकमात्र शिष्य हैं, काओ होंटू। स्वाभाविक रूप से मैं नांगोंग यू का महान शिष्य हूँ। ओह, एक पोता, वांग टेंग ने जवाब दिया। एक। काओ बुवान आखिरकार अपने गुस्से को शांत करने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह फिर से भड़क गया था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों से कहा, महोदय, मेरे पिता नांगोंग यू के एकमात्र शिष्य हैं। सही मायने में वह इस उपाधि के असली उत्तराधिकारी हैं। ये पूरी तरह से उचित है। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए उत्तराधिकारी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास बैरन की मुहर है। काओ बुवान सही कह रहे हैं। अगर कोई यह घोषणा कर सकता है कि वह उत्तराधिकारी है सिर्फ इसलिए कि उनके पास बैरन की मुहर है, तो महान कियान साम्राज्य का ये बैरन एक मजाक बन जाएगा। हाँ, काओ होंटू अधिक उपयुक्त है। हमें इस पर दीर्घकालिक चर्चा करने की आवश्यकता है। काओ बुवान की बातें सुनकर आसपास के लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। काओ बुवान ने गर्व से वांग टेंग की ओर देखा। बकवास, ये सब बकवास है। मास्टर नांगोंग ने कभी नहीं कहा कि वह काओ होंटू को उपाधि देना चाहते हैं। उनके पास इसका अधिकार नहीं है। राउंड बॉल वांग टेंग के दिमाग में चिल्लाया। अगर यह अपने तर्कसंगत पक्ष से पीछे नहीं हटता तो यह बाहर निकलकर काओ बुवान का खंडन कर देता। गुस्सा मत हो, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। वांग टेंग ने अपने कान खोदे और मुंह बिचकाते हुए राउंड बॉल को अपने मन में शांत किया। वांग टेंग के संयमित स्वर से राउंड बॉल को अपना आत्मविश्वास मिला। उसने धीरे धीरे खुद को नियंत्रित किया और उपहास किया। वांग टेंग, मेरे लिए उसे थप्पड़ मारो। मुझे 90% यकीन है कि काओ होंटू मास्टर नांगोंग की मौत से जुड़ा हुआ है। ये बदमाश उसका बेटा है। चलो पहले उससे कुछ दिलचस्पी लेते हैं। वांग टेंग ने काओ बुवान के बोलने का इंतजार किया। फिर उसने मुड़कर बीच वाली सीट पर बैठे बुजुर्ग से पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। क्या ऐसा कोई नियम है कि अगर बैरन की मृत्यु बिना वसीयत लिखे हो जाए तो उसका शिष्य बैरन की उपाधि प्राप्त कर सकता है? वांग टेंग ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या बैरन नांगोंग ने आपके पिता के लिए बैरन की उपाधि विरासत में देने के लिए कोई वसीयत छोड़ी है? वांग टेंग ने काओ बुवान की ओर रुख किया। काओ बुवान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? वांग टेंग ने अपना सिर झुकाया और उसे गौर से देखा। काओ बुवान का चेहरा काला पड़ गया। क्या वहां है? वांग टेंग ने शांति से जांच जारी रखी। हालांकि काओ बुवान निराश महसूस कर रहा था, लेकिन वह वांग टेंग को सीधे जवाब नहीं दे सका। चूंकि नांगोंग यू के कोई वंशज या उत्तराधिकारी नहीं थे, इसलिए उनके एकमात्र शिष्य काओ होंटू को बैरन की उपाधि विरासत में मिली। ये बिना किसी वसीयत के किया जा सकता था। काओ होंटू ने चैम्बर में कई वोट हासिल करने के लिए अपने कई संबंधों का भी इस्तेमाल किया और अस्थायी रूप से बैरन की उपाधि लेने का अधिकार प्राप्त किया। एक बार जब वह पर्याप्त योग्यता और योगदान दे देता तो वह अस्थायी पद को त्यागकर असली बैरन बन जाता। लेकिन अचानक एक युवक बैरन की मुहर के साथ प्रकट हुआ और अस्तित्वहीन वसीयत एक समस्या बन गई।
बैरन नांगोंग ने अपने पीछे कोई वसीयत नहीं छोड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने काओ गुवान की ओर देखा और उसके लिए उत्तर दिया। मैं समझ गया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और काओ गुवान की ओर देखा। उसका स्वर शांत था। उस मामले में पूरी तरह से न्यायोचित से आपका क्या मतलब है? तुम। काओ गुवान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसने वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह उसे खा जाना चाहता हो। पाका परिवार विभिन्न उपनामों वाले 8 ड्यूक्स में से एक। मुझे नहीं लगता कि आपके पिता ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि यह पूरी तरह से उचित है ना? वांग टेंग ने काओ गुवान की मौत भरी निगाहों को नजरअंदाज किया और अपनी कुर्सी पर झुक गया। बोलते समय उसने अपने लिए एक आरामदायक स्थिति बना ली। मार्शल योद्धाओं की दुनिया में वसीयत की प्रामाणिकता को पहचानने के कई तरीके थे। इसलिए काओ होंटू ने वसीयत को नकली बनाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करता है तो वह महान कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष और साम्राज्य के अधिकार को कमतर आंकेगा। उसे कड़ी सजा दी जाएगी, भले ही वह ब्रह्मांड चरण का मार्शल योद्धा हो। स्वर्ग चरण का मार्शल योद्धा तो बिल्कुल नहीं। काओ गुवान का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों से क्रोध की लपटें निकलने लगीं। उसे एहसास हुआ कि इस छोटे से लड़के के सामने उसे कोई फायदा नहीं मिल सकता। उसकी सारी बातें बेकार थीं। इसके अलावा ये बदमाश खुद को अपने पिता के बराबर ही रखता था। ऐसा लगता था कि वह उससे एक पीढ़ी छोटा है। ये निराशाजनक था। इस दिलचस्प दृश्य ने कई लोगों को काओ गुवान की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। वांग टेंग का प्रदर्शन अप्रत्याशित था। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह युवक जो अचानक प्रकट हुआ था, उसकी जुबान इतनी तीखी होगी। वह काओ गुवान को चुप कराने में कामयाब रहा। इसके अलावा वांग टेंग सिर्फ एक ग्रह चरण का मार्शल योद्धा था। उपस्थित लोगों के लिए एक ग्रह चरण का मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं था। फिर भी यह ग्रह चरण का युवक उनके सामने शांत रहने और काओ गुवान के सवालों का उचित तर्क के साथ खंडन करने में सक्षम था। उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। कई लोगों को वांग टेंग के बारे में पहली बार में अच्छी धारणा बनी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसकी तुलना में काओ गुवान के परिवार के बारे में उनकी धारणा खराब थी। उन्हें उसे खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। वांग टेंग, आप लोगों से बात करने में अच्छे हैं। आपने मुझे निराश नहीं किया। आपने अच्छा किया। राउंड बॉल वांग टेंग के मन में खुशी से हंसा। वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या कहें। किसी तरह ये तारीफ जैसा नहीं लग रहा है। गलत मत समझो, मैं निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, राउंड बॉल ने दृढ़ता से कहा। सब लोग, एक आवाज गूंजी। हर कोई इससे आकर्षित हुआ और वांग टेंग सहित सबने इधर उधर देखा। एक गंजा और मांसल हंक ने अपने हाथों को टेबल पर क्रॉस करके रखा हुआ था। उसके माथे पर नीली लौ का चिन्ह बना हुआ था। उसकी आंखों में नीली लपटें जल रही थीं, मानो असली लपटें जल रही हों। जब उसने भीड़ को देखा तो कई लोगों के माथे पर भौहें थीं। वे उससे डरते हुए लग रहे थे। काओ गुवान उस गंजे आदमी को बोलते देखकर बहुत खुश हुआ। वांग टेंग ने भी इस बदलाव को नोटिस किया। वह गंभीर हो गया और मन ही मन पूछा, राउंड बॉल, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वह संभवतः पाका परिवार से है, राउंड बॉल ने कठोर स्वर में तुरंत समझाया। पाका परिवार, क्या वे प्रसिद्ध हैं? वांग टेंग ने पूछा। वे साम्राज्य के 8 सबसे प्राचीन परिवारों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्वजों ने एक ब्रह्मांड के विशालकाय, धधकते विशालकाय ड्रैगन को मार डाला था। उन्होंने ड्रैगन के खून में स्नान किया और एक शक्तिशाली अग्निकाया प्राप्त की। वे अपने उपयोग के लिए सभी प्रकार की विशेष लपटों को अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए उनकी युद्ध क्षमता बेहद शक्तिशाली है। उसके सिर पर नीली लौ का प्रतीक देखें। यह पाका परिवार का प्रतीक है। साथ ही यह एक विशेष लौ का प्रतिनिधित्व करता है, राउंड बॉल ने कहा। चमकता हुआ विशालकाय ड्रैगन, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मांड में ऐसे महान जीव मौजूद हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है, राउंड बॉल ने तिरस्कार के साथ कहा। वांग टेंग बहुत अज्ञानी था। पाकस परिवार ने ड्रैगन के खून में स्नान किया और एक विशेष अग्निकाया प्राप्त की जो उन्हें अपने शरीर में विशेष लपटों को अवशोषित करने की अनुमति देती है। अगर मैं धधकते विशालकाय ड्रैगन को पा सकता हूं तो ये कितना आश्चर्यजनक होगा। वांग टेंग उत्साहित था। वह चाहता था कि वह तुरंत एक धधकते विशालकाय ड्रैगन को ढूंढ सके और उसमें से गुण निकाल सके। एक राउंड बॉल, तुम धधकते विशालकाय ड्रैगन को कहां पा सकते हो? उसने तुरंत पूछा। मुझे नहीं पता।
ब्लेजिंग जायंट ड्रैगन जैसे ब्रह्मांड के विशालकाय जीव रहस्यमयी और दुर्लभ उपस्थिति हैं। आम लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वे अग्निशक्ति से भरी जगहों पर रहते हैं। यह एक दिव्य ज्वाला का जन्मस्थान भी हो सकता है। राउंड बॉल मुस्कुराया। अगर कोई ब्लेजिंग जायंट ड्रैगन को ढूंढ सकता है तो वह एक दिव्य ज्वाला भी ढूंढ सकता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। एक दिव्य अग्नि। उसके पास पन्ना चमकीली ज्वाला और पवित्र ज्वाला थी, इसलिए वह जानता था कि दिव्य अग्नि कितनी अद्भुत होती है। अगर उसे एक और दिव्य अग्नि मिल जाए तो ये कितना बढ़िया होगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी लार लगभग टपकने वाली है, राउंड बॉल ने अचानक पूछा। वांग टेंग, धधकते विशालकाय ड्रैगन के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है। हर धधकते विशालकाय ड्रैगन बेहद शक्तिशाली होता है। वयस्क ड्रैगन शाश्वत अवस्था या उससे ऊपर होते हैं, राउंड बॉल ने आगे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अनंत अवस्था और उससे भी ऊपर। वे दिव्य तूफानी पक्षी से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। नोव एल बी JNN, तुम क्या सोचते हो? राउंड बॉल अवाक रह गया। ठीक है, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अस्थायी रूप से ब्लेजिंग जायंट ड्रैगन को खोजने के विचार को छोड़ दिया। फिर उसकी नजर फिर से गंजे मांसल हंक पर पड़ी। लेकिन इस आदमी में मेरे लिए बहुत सारी खूबियां हैं। पाका परिवार के पास अग्नि का शरीर था। वे अग्नि में विलीन हो सकते थे। भले ही यह धधकते विशालकाय ड्रैगन जितना शक्तिशाली न हो, लेकिन ये कमजोर नहीं होगा। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। उसके लिए गंजा मांसल हंक और उसका परिवार उसकी भेड़ें बन गए, जिनके पास इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे गुणकारी बुलबुले थे। सावधान रहो, इस परिवार को आग से बहुत लगाव है और वे दबंग हैं। वे जो भी आग देखेंगे उसे छीन लेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास दिव्य ज्योति है तो वे उसे तुमसे छीनने के लिए हर तरह के तरीके आजमाएंगे, राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया। वांग टेंग अवाक रह गया। वह इस बारे में सोच रहा था कि दूसरे पक्ष से अधिक गुण बुलबुले कैसे प्राप्त किए जाएं, लेकिन राउंड बॉल ने उसे बताया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष की नजर उसकी दिव्य ज्वाला पर हो। वह ये सहन नहीं कर सका। अगर वे आना चाहते हैं तो आने दीजिए, देखते हैं कौन जीतता है। वांग टेंग गुस्से में था। ओह ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया कि पाकस परिवार के पास वंशानुगत ड्यूक की उपाधि है। वे साम्राज्य में विभिन्न उपनामों वाले 8 ड्यूक में से एक हैं, राउंड बॉल ने शांति से कहा। फक, वांग टेंग ने मन ही मन कोसा। उसने सोचा कि यह एक मोटी भेड़ है, लेकिन वास्तव में यह एक भयावह विशालकाय जानवर था। हालांकि वांग टेंग में एक खूबी थी, उसे खुद को चुनौती देना पसंद था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भयानक दिव्य टेम्पेस्ट पक्षी को चुनौती देने की हिम्मत की ताकि उसमें से कुछ गुण प्राप्त किए जा सके। इस प्रकार भले ही पाकर परिवार एक बहुत बड़ा जानवर था, लेकिन वह डरता नहीं था। वह अभी भी अपनी पसंद के बुलबुले इकट्ठा करता था। बेशक वह आभासी दुनिया में जितना लापरवाह था उतना नहीं होगा। आखिरकार यह असली दुनिया थी। अगर वह मर गया तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिंकलामोन, तुम्हें क्या कहना है? बूढ़े आदमी की आवाज ने वांग टेंग को वास्तविकता में वापस खींच लिया। परिषद के प्रमुख, चलो काओ होन्टू के उत्तराधिकार के मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं। आखिरकार उसने युद्ध के मैदान में साम्राज्य के लिए कई महान योगदान दिए हैं। हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाए। अगर वह सच बोल रहा है तो हम उत्तराधिकार के मुद्दे पर फिर से बात कर सकते हैं। अगर वह झूठ बोल रहा है। गंजे सिंक्लिमोन ने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर अपनी ठुड्डी उठाई। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। महान कियान साम्राज्य ऐसा कभी नहीं होने देगा। आओ, आओ और अपने दादा को मार डालो। सिनिक्लेमन की बात सुनकर बहुत से लोगों ने सिर हिलाया। साम्राज्य में कुलीन पदवी की विरासत के बारे में सख्त नियम थे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काओ होन्टू अस्थायी रूप से बैरन की उपाधि धारण कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें युद्ध के मैदान में पर्याप्त योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता थी, तभी वे इसे सही तरीके से प्राप्त कर सकते थे। साम्राज्य में मेधावी लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसने सिंक्लेमन की बात मान ली। काओ गुवान को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि स्थिति उसके लिए फायदेमंद थी। जब उसने एक बार फिर वांग टेंग की ओर देखा तो उसके चेहरे पर अहंकार लौट आया। वांग टेंग, बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई और चीज है?
या बैरन नांगोंग ने कोई वसीयत छोड़ी है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। नांगोंग यू के आखिरी आध्यात्मिक निशान के अवशेष नष्ट हो गए थे और उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। सब कुछ राउंड बॉल के जरिए उसे दिया गया था। बैरन की मुहर के अलावा उसकी पहचान साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा परेशानी भरा था। दरअसल बैरन की मुहर ही उसकी पहचान साबित करने के लिए काफी थी। लेकिन सिंक्लिमोन एक शक्तिशाली परिवार से था, इसलिए परिषद के प्रमुख को उसके सुझाव को स्वीकार करना पड़ा। काओ गुवान मन ही मन हंसा, लेकिन उसकी निगाहें ठंडी रहीं और वह वांग टेंग को घूरता रहा। अगर वह अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ भी नहीं निकाल पाता, तो वह बैरन की उपाधि का असली उत्तराधिकारी नहीं होता। उस समय वह इस युवक से छुटकारा पाने के तरीके खोजेगा। वह सिर्फ एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा था। कोई भी दिव्य स्तरीय मार्शल योद्धा उसे मार सकता था। अगर वह अपने पिता से बैरन की उपाधि छीनना चाहता था तो वह दिवास्वप्न देख रहा होगा। परिषद के प्रमुख ने कहा, यदि आपके पास यह नहीं है तो आपकी पहचान अस्थायी रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। यह मामला उसकी उम्मीदों से परे विकसित हो रहा था। पाका परिवार के हस्तक्षेप के कारण चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं। नांगोंग यू मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रही है, वांग टेंग ने असहाय होकर शिकायत की। चूंकि वह चाहता था कि वांग टेंग उसके लिए न्याय ढूंढे, इसलिए उसे बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए था। उसे वसीयत या कुछ और लिख कर देना चाहिए था। ये दूसरों को पहल करने देने से बेहतर था। यदि नांगोंग यू ने वांग टेंग की शिकायत सुन ली तो वह मिट्टी से बाहर निकल सकता है। उसे भी लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने सोचा था कि वांग टेंग शक्तिशाली हो जाने के बाद महान कियान साम्राज्य की ओर बढ़ेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि दोनों जल्दबाजी में काम करेंगे और महान कियान साम्राज्य में आकर बैरन की उपाधि छीनने का साहस करेंगे, जबकि वह अभी गृह अवस्था में ही था। उन्होंने वांग टेंग और राउंड बॉल की सफलता को कम करके आंका। मास्टर नांगोंग को नहीं पता था कि पाका परिवार हस्तक्षेप करेगा। राउंड बॉल ने नांगोंग यू के लिए बात की। ये गंभीर हो गया और हैरान स्वर में पूछा, क्या वे काओ होंटू के पीछे हैं? लेकिन उनकी स्थिति के साथ वे एक बैरन के पद पर अपनी नजर क्यों रखेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा? शायद उनके पास कोई अज्ञात रहस्य हो। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है। जल्दी से कोई समाधान खोजो। मेरे पास कोई समाधान नहीं है, राउंड बॉल ने अपराध बोध के साथ कहा। गंभीरता से वांग टेंग की इच्छा थी कि वह राउंड बॉल को बाहर निकालकर उसके सिर पर हथौड़ा मार दे। ये सामान्य समय में शेखी बघारता रहता था, लेकिन निर्णायक क्षण में ये बेकार था। वांग टेंग केवल अपने आप पर भरोसा कर सकता था। उसका दिमाग पागलों की तरह काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ओह ठीक है, मेरे पास विरासत महल है। मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? नहीं, अगर तुम ये बता दोगे कि तुम्हारे पास विरासत का महल है तो तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलते ही पूरा साम्राज्य इसके बारे में जान जाएगा। उस समय कई दुर्जय योद्धा तुम पर नजर रखेंगे, जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राउंड बॉल ने उसे जल्दी से रोका। वे एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की विरासत पर अपनी नजर क्यों रखेंगे? वांग टेंग दंग रह गया। बेशक वे ऐसा करेंगे। इसके अलावा मास्टर नांगोंग की विरासत सिर्फ ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की विरासत नहीं है। यह महान कियान साम्राज्य के एक बैरन की विरासत है। नांगोंग परिवार की नींव सिर्फ ब्रह्मांड के मंच पर नहीं है, राउंड बॉल ने समझाया। हालांकि विरासत महल में ब्रह्मांड मंच से ऊपर कुछ भी नहीं है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। राउंड बॉल ने शांति से कहा, आपका विरासत चिन्ह नांगोंग परिवार के खजाने की तिजोरी नहीं खोल सकता। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वांग टेंग को राउंड बॉल का गला घोटने का मन हुआ। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। उसे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम अभी तक ब्रह्मांड के स्तर तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी यह बेकार है। इसके अलावा खजाने की तिजोरी नांगोंग निवास में है। चूंकि तुम्हें बैरन की उपाधि विरासत में नहीं मिली है, इसलिए तुम निवास में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते, राउंड बॉल ने इनकार किया। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि राउंड बॉल सही थी, लेकिन फिर भी यह गुस्सा दिलाने वाला था। काउंसिल के मुखिया, चूंकि वह अपनी पहचान साबित नहीं कर सकता, इसलिए यह विरासत सिर्फ एक बकवास कहानी है। मुझे लगता है कि हमें उसे देश से निकाल देना चाहिए। जहां तक बैरन की मुहर का सवाल है, आइए इसे उसके असली मालिक को लौटा दें। मेरे पिता बैरन के शिष्य हैं।
उन्हें बैरन की मुहर रखने का अधिकार है। इस समय काओ गुवान की आवाज सुनाई दी। वांग टेंग ने ऊपर देखा। कैसा दुष्ट हृदय है। वह बैरन की मुहर छीनकर उसे देश से बाहर निकालना चाहता था। कितनी बढ़िया योजना थी उसकी। वांग टेंग की निगाहें ठंडी हो गईं। अचानक उसके मन में काओ गुवान को मार डालने का ख्याल आया। अगर उसे निकाल दिया गया तो वे संभवतः उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा पक्ष उसे इस साम्राज्य से जीवित बाहर नहीं जाने देगा। इसके अलावा बैरन की स्थिति के बिना वह पृथ्वी को नहीं बचा सकता था। आकाशगंगा का संरक्षक क्लोएट उसे मारने वाला पहला व्यक्ति होगा। You want the Baron's seal? Wang Tang asked without any expression on his face. You got it because of luck. You have no right to hold that position. My father is the Baron's disciple. Baron Nangong has died, so the Baron's seal rightfully belongs to my father. I'm just getting what's ours back. Cao Guan snorted. He became confident since there was someone supporting him. Cao Guan is right. The Baron's seal can't be in the hands of a person with an unknown identity, Sinclamen said calmly. Ha ha ha. Wang Tang suddenly burst out laughing. What a great example of the seizure by force. Is this how the great Qian Empire works? You've broadened my horizons. How dare you? Sinclamen frowned. He shouted, and the powerful pressure surged towards Wang Tang. Boom. Wang Tang's face turned pale. The ability of a heaven stage martial warrior wasn't a joke. He might be able to participate in a cosmos stage martial warriors battle, but there was still a huge difference between them and heaven stage martial warriors. Just the aura almost forced him to his knees. Break. Wang Tang glared at his opponent with his eyes wide and wrought in his heart. His spiritual power exploded, and the giant dragon in his mind woke up from its hibernation with a loud bellow. Roar. Boom. The terrifying pressure above his head was pushed away in an instant. Wang Tang stood up straight and glared at Sinclamen. How dare you? You've got some balls to seize in front of everyone. Other people might think that you're the leader of the great Qian Empire and you can decide who the noble title belongs to. His angry shouts burst out of his mouth and echoed in the great hall. Silence. There was dead silence. Everyone was flabbergasted. No one expected Wang Tang to explode in anger and be so firm and stubborn. He dared to shout at a heaven stage martial warrior. He honestly didn't go by the book. Cao Guan stared at Wang Tang as if he was a ghost. His face turned pale. He got frightened by Wang Tang. Ah, are you looking for death? Round Ball was in disbelief too. It stammered as it spoke. Extremely terrifying. It was too terrifying. Was Wang Tang really not afraid of dying? He dared to shout at a heaven stage martial warrior. Moreover, this man belonged to a family of dukes, one of the 8 dukes in the empire. Damn it. He was dead. Wang Tang was too reckless. He was tempting fate. The Parker's family was a powerful presence. They had no chance of resisting them. Sinclamen was stunned by Wang Tang's actions too. No one had dared to treat him like this. His expression turned ugly, and his lips turned a little pale. Anger was burning in his heart. Wang Tang's words had touched a taboo. The leader of the great Qian Empire. If this label was pressed on him, the Parker's family wouldn't be able to save him. ये बकवास है। सिनिक्लेमन गुस्से से चिल्लाया। वो उठ खड़ा हुआ और अपने दांत पीसने लगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं महान कियान साम्राज्य का नेता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करो और मुझे फंसाओ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? चूंकि तुम्हारा इरादा ऐसा ही है, तो तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम एक क्षण पहले मेरी बैरन की मुहर नहीं छीनना चाहते थे? यदि तुम नहीं कहोगे, तो कौन कहेगा? फिर भी तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें डर होगा कि कोई तुम्हारे छिपे हुए इरादों को जान लेगा। आओ, मुझे यहीं क्यों नहीं मार देते? इतनी परेशानी क्यों? क्या तुम्हें ज्यादा बातें करना थका देने वाला नहीं लगता? आओ, मुझे मार डालो। अगर हिम्मत नहीं है, तो तुम काया हो। अगर मैं अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लूं, तो मैं आपका पोता बन जाऊंगा। वांग टेन को डर नहीं था। उसने सिनेक्लेमोन को घूर कर देखा और लगातार चिल्लाया। उसके चारों ओर के स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा वांग टेन को देखकर दंग रह गए। यह आदमी बहुत प्रतिभाशाली था।
किसी की बातों को तोड़ मरोड़कर पेश करने में वह बहुत माहिर था। सिनक्लेमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही शब्दों पर घुट गया हो। सिनक्लेमन गुस्से से हरा हो गया। वह सच में गुस्से से उबल रहा था। उसके सिर से सफेद भाप की लपटें उठ रही थीं, जो ये संकेत दे रही थी कि वह अपने गुस्से के चरम पर पहुंच चुका था। वान टेंग ने जब सिनक्लेमोन की प्रतिक्रिया देखी तो उसने आग में घी डालने का फैसला किया। उसने अपनी आवाज बढ़ा दी और चिल्लाया, आओ, अपने दादा को मार डालो। धत्तेरी की, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिनक्लेमन अब और सहन नहीं कर सका। उसके दिल में हत्या की भावना उमड़ पड़ी, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं। एक झटके के साथ उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। उसके सामने एक नीली लौ प्रकट हुई और एक तीर में बदल गई। ये सीधे वान टेंग की ओर चली गई। मरना। वान टेंग ने कोई हरकत नहीं की। वह अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था अगर उसे जरूरत पड़ी, लेकिन वह नहीं हिला। उसने तीर को घूरा और हवा को अपने बालों को हवा में उठाने दिया। अब उसे डरना नहीं चाहिए। उसे विश्वास था कि यहाँ के लोग सिनक्लेमन को उसे मारने नहीं देंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर उसके सारे प्रयासों के लायक नहीं है। वह यहाँ न्याय पाने के बारे में भूल सकता है। NOWELLBEIN.CO। दूरी कम थी, इसलिए नीला तीर एक पल में ही वान टेंग की आंखों के सामने आ गया। हालांकि जब वह 3 इंच दूर था तो वह बीच हवा में ही रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। बस एक शांत आवाज धीरे धीरे उठी। हल्की चीख के साथ हवा में किसी चीज के उड़ने की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। नीली लौ से बना तीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। वान टेंग ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा ही शांत था। उसने सिनक्लेमोन की तरफ अपनी भौं भी उठाए और होठों के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव से देखा। बेवकूफ गंजे आदमी, क्या तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ इसलिए डर जाऊंगा क्योंकि तुम ज्यादा खूंखार दिखते हो? सिनक्लेमन के माथे की नसें सांपों की तरह उभरी हुई थीं। अगर उसे रोका नहीं जाता तो वह आगे बढ़कर वान टेंग को पीट पीट कर मार सकता था। सिनक्लेमोन, वान टेंग, ये नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर है। यह आपके लिए तबाही मचाने की जगह नहीं है। परिषद के प्रमुख ने शांति से बोलते हुए उनकी ओर देखा। काउंसिल हेड, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वह बेवकूफ गंजा स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा मुझे धमकाना चाहता था क्योंकि मैं कमजोर हूं। वह मेरी बैरन सील भी छीनना चाहता था। आपको मेरे लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। वान टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह दयनीय व्यवहार करने लगा। बेवकूफ गंजा मार्शल योद्धा। काओ बुवान ने अभी अपना संयम वापस पाया ही था कि उसने वान टेंग के शब्द सुने। वह अवाक रह गया। क्या यह आदमी जीने से ऊब गया है? उसने मिस्टर सिनक्लेमोन का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? दूसरे लोगों के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वे हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। उन सभी को सख्त कुलीन शिष्टाचार सिखाया गया था। वे कभी नहीं हंसते थे जब तक कि वे ईमानदारी से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हा। दरार। सिनक्लेमन ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। क्रोध की ज्वालाएं उसकी आंखों से लगभग बाहर निकल रही थीं, जबकि वह चुपचाप अपने दिल में क्रोध कर रहा था। परिषद के प्रमुख को सिर में दर्द महसूस हुआ। वान टेंग, कृपया कुलीन परिवार परामर्श कक्ष में गाली न दें। हाँ, मैं समझ गया। मैं गलत था। मैं इस कमरे में फिर कभी गाली नहीं दूंगा। वान टेंग ने जल्दी से सिर हिलाया। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यह थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या वह इस कक्ष से बाहर जाने के बाद भी कोसना जारी रखेगा? ये युवक सचमुच एक साहसी व्यक्ति था। परिषद के मुखिया को लगा कि उसकी आंखों के कोने फड़क रहे हैं। उसके लिए अपना संयम खोना मुश्किल था, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए हुआ। उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। चूंकि तुम अपनी पहचान साबित करने में असमर्थ हो, इसलिए हम कुछ जांच के बाद इस विरासत के मामले पर फिर से बात करेंगे। उससे पहले तुम्हें शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। काओ बुवान को फैसला सुनने के बाद बहुत खुशी हुई। हालांकि आज वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगर वह अपनी पहचान साबित नहीं कर पाया तो वह उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। चलो जांच करते हैं। परिषद के अन्य सदस्यों ने सिर हिलाया और प्रमुख के निर्णय से सहमति जताई। वान टेंग के प्रदर्शन ने उन्हें दिखा दिया कि इस ग्रह मंच के मार्शल योद्धा को धमकाना आसान नहीं था। इसलिए काओ होंटू के पक्ष में खड़े कुछ सदस्यों ने अपना मुंह नहीं खोला। इस युवक ने आर्क ड्यूक में से एक, पाकर परिवार से बात करने की हिम्मत की। अगर वे खड़े होते तो वे बस एक अपमान की मांग कर रहे थे। वे वान टेंग से नहीं डरते थे।
उन्हें बस अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर था। अपने दिल में उन्होंने उसे पहले ही मरा हुआ मान लिया था। सिनक्लेमोन को अपमानित करने के बाद उसके पास जीने का कोई मौका नहीं था। उन्हें बस परिणाम का इंतजार करना था। सभी लोग उठकर जाने को तैयार हो गए। उन्हें लगा कि यह मीटिंग खत्म हो गई है। हम्फ। सिनक्लेमन ने नाक भान सिकोड़ी और वांग टेन को ठंडी निगाहों से घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी निगाहों से वांग टेन को मौत की सजा सुना दी हो। पाका परिवार को अपमानित करने के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता। काओ गुवान ने वांग टेन को देखकर मुस्कुराया। उसने अपने लंबे गाउन को थपथपाया और तिरस्कार भरी नजर से जाने के लिए मुड़ा। हालांकि इस समय वांग टेन बैठ गए और शांति से कहा, कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? सभी लोग अचानक एक स्वर में रुक गए। परिषद के प्रमुख के अलावा अन्य लोग पहले ही खड़े हो चुके थे। वांग टेन की बातें सुनकर वे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या आप हमें मूर्ख बना रहे हैं? काओ गुवान कांप उठा और अचानक मुड़कर वांग टेन को घूरने लगा। क्या ये युवक इसे साबित करने में सक्षम था? अचानक उसे बुरा महसूस हुआ। सिनक्लेमन की नजर भी उदास हो गई। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। केवल परिषद के प्रमुख ही अपनी सीट पर बैठे रहे और वांग टेन को एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। वांग टेन, तुम पागल हो। राउंड बॉल को पता था कि वांग टेन क्या करना चाहता था। वह उसके मन में चिल्लाने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मर जाओगे। मैंने पहले ही पाका परिवार को नाराज कर दिया है। मैं दूसरे मार्शल योद्धाओं से क्यों डरूंगा? वांग टेन का स्वर शांत रहा। उसने धीरे से कहा, एक और दुश्मन कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं मरूंगा। तुम। राउंड बॉल को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वांग टेन को एहसास हुआ कि सबका ध्यान उस पर है। वह मुस्कुराया और नांगोंग यू द्वारा छोड़े गए विरासत चिन्ह को सक्रिय कर दिया। उसके माथे पर एक रून दिखाई दिया। जैसे ही यह रून चमका, मेज पर रखी बैरन की मुहर भी प्रतिक्रिया में चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि यह सभी को उनके बीच के संबंध को दिखा रहा है। ये है विरासत। यह विरासत है। नांगोंग यू ने नांगोंग परिवार की विरासत वांग टेन को सौंप दी। परिषद के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। उनके हाव भाव देखना दिलचस्प था। काओ गुवान का चेहरा बदसूरत हो गया। नांगोंग परिवार की विरासत। ये निश्चित रूप से नांगोंग परिवार की विरासत थी। हालांकि उनके पिता नांगोंग यू के शिष्य थे, लेकिन उन्हें यह विरासत नहीं मिली। वे इन सभी वर्षों में नांगोंग परिवार के खजाने की तिजोरी में प्रवेश करके विरासत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन विरासत के निशान और बैरन की मुहर के बिना वे केवल इसके बारे में सपना ही देख सकते थे। उनके पास खजाने तो थे, लेकिन वे उनका आनंद नहीं ले पा रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने निराश और हताश थे। हालांकि यह विरासत का निशान वांग टेन पर दिखाई दिया था। काओ गुवान ईर्ष्या से हरा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने चाहा कि वह वांग टेन से विरासत का निशान छीनकर अपने सिर पर चिपका ले। सिनक्लेमोन भावशून्य रहा, हालांकि उसकी नजरें तेज हो गई थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप लोग इस विरासत चिन्ह के साथ मेरे उत्तराधिकारी की पहचान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे? वांग टेन ने बोलते समय अपने चारों ओर नजर घुमाई। जब उसने काओ गुवान और सिनक्लेमन को देखा तो वह जानबूझकर रुक गया। थप्पड़। यह उनके चेहरे पर एक तमाचा था। यह एक सीधा और क्रूर थप्पड़ था। बाकी लोगों के चेहरे पर भाव अस्पष्ट हो गए। उन्होंने काओ गुवान को देखा और उसके और काओ होंटू के प्रति सहानुभूति जताने लगे, जो वहां मौजूद नहीं थे। बैरन की उपाधि और भी दूर होती जा रही थी। वह उनकी पहुंच में था, लेकिन वह ऐसे ही उड़ गया। हर कोई काओ होंटू के चेहरे पर उस समय आए भाव की कल्पना कर सकता है जब उसे यह टुकड़ा मिलेगा। अगर वे उसकी जगह होते तो शायद हताशा में खून की उल्टी कर देते। NOWELLBEIN.CO। चून की विरासत आपके पास है, इसलिए आपके उत्तराधिकारी की पहचान उचित है। परिषद के प्रमुख ने सिर हिलाया। उनके शब्द ही फैसला थे। इसका मतलब था कि ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर ने ग्रेट कियान साम्राज्य के प्रतिनिधित्व में वांग टेन की पहचान को स्वीकार कर लिया था। काओ गुवान का चेहरा पीला पड़ गया। सिनक्लेमन ने अपनी आस्तीन उतारी और चुपचाप बड़े हॉल से बाहर चला गया। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशंस, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सिनक्लेमोन के जाने के बाद कुछ परिषद सदस्य खुश होने लगे और बातचीत करने लगे। NOWELLBEIN.CO। पता चला कि यह एक विरासत चिन्ह है।
यदि कोई विरासत चिन्ह है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसे इसे पहले ही निकाल लेना चाहिए था। वो तो बस दूसरों के साथ खेल रहा है। काओ गुवान और सिनिक्लेमोन तो बैरन की मुहर भी उसके हाथों से छीन लेना चाहते थे। ये बदमाश वाकई बहुत दुष्ट है। ये शब्द सुनकर काओ गुवान अब और नहीं रुक सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। इस समय वह गर्म ईंटों पर एक बिल्ली की तरह पीड़ा सह रहा था। हालांकि उसके पास सिनिक्लेमोन जैसी स्थिति नहीं थी और वह खुद को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वांग टेंग, एक उत्तराधिकारी के रूप में आपकी पहचान के साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि बैरन की उपाधि प्राप्त करने के लिए आपको अभी भी परामर्श कक्ष के मूल्यांकन को पास करना होगा। परिषद के प्रमुख ने फिर से अपना मुंह खोला। मूल्यांकन? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। ये सही है। हर व्यक्ति जो बैरन की उपाधि प्राप्त कर रहा है उसे मूल्यांकन से गुजरना होगा। ये साम्राज्य का नियम है। जो लोग गुणी नहीं हैं या जिनमें क्षमता की कमी है वे उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, परिषद के प्रमुख ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, मैं मूल्यांकन कब लूंगा? चिंता मत करो, मूल्यांकन पर चर्चा करने के बाद हम आपको मूल्यांकन की सामग्री के बारे में बाद में सूचित करेंगे। परिषद के प्रमुख ने आगे कहा, इसके अलावा हमें शीर्षक के अस्थायी धारक काओ होंटू के लौटने का इंतजार करना होगा। उन्होंने वर्षों में कई योगदान दिए हैं और हम उन्हें मिटा नहीं सकते। वांग टेंग ने फिर से भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला इतना आसान नहीं है। हालांकि परिषद के प्रमुख की धुन से यह स्पष्ट था कि यह मामला सिर्फ शब्दों से हल नहीं होगा। परिषद के प्रमुख ने कहा, वापस जाओ और हमारी खबर का इंतजार करो। बैठक समाप्त हो गई और परिषद के सदस्य एक एक करके उठकर हॉल से बाहर चले गए। वांग टेंग के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जो कर सकता था वह कर दिया। अब यह मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे की जाएगी और काओ होंटू का क्या होगा। राउंड बॉल ने टिप्पणी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि काओ होंटू इतने सालों में इतने सारे काम करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने वाकई कड़ी मेहनत की है। वांग टेंग ने जवाब दिया, मुझे डर है कि उस आदमी से निपटना उसके बेकार बेटे से निपटने से कहीं अधिक कठिन होगा। उस समय मैं जानता था कि वह एक षड्यंत्रकारी आदमी है, लेकिन मास्टर नांगोग ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। राउंड बॉल ने गुस्से में शिकायत की। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, वांग टेंग ने बेबसी से कहा। चलो वापस चलते हैं और नतीजे का इंतजार करते हैं। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, जब मास्टर नांगोग ने मूल्यांकन लिया तो मैं उनके साथ था। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, राउंड बॉल ने उसे आश्वस्त किया। वे पहले ही कुलीन परिवार परामर्श कक्ष से बाहर निकल चुके थे। हालांकि जब वांग टेंग प्रवेश द्वार से पत्थर की पट्टिका के पास से गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि काओ गुवान बाहर उसका इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, शहर और साम्राज्य छोड़ दो। तुम्हारे जैसे निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धाओं को सिर्फ संसाधन चाहिए। मेरा परिवार इसे वहन कर सकता है। काओ गुवान ने वांग टेंग को रोका। ऐसा लग रहा था कि वह दान कर रहा था। वांग टेंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। फिर वह जोर से हंसा और तिरस्कार से जवाब दिया, नहीं, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी आंखों और मुस्कुराहट ने काओ गुवान को उत्तेजित कर दिया। अगर आप इसे वहन कर सकते तो आप बैरन की उपाधि पर नजर नहीं रखते। वांग टेंग ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि परामर्श कक्ष एक उचित स्थान है? अगर आपको लगता है कि आप कुलीन परिवारों से गुजरकर बैरन की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं तो आप बहुत भोले हैं। भले ही आप बैरन बन गए हो, लेकिन किसी को आपके जैसे गृह स्तर के योद्धा को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। काओ गुवान ने अपने दांत पीसते हुए उग्रता से कहा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वांग टेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और काओ गुवान को घूरने लगा। धमकी नहीं, यह एक सलाह है। काओ गुवान ने सोचा कि वांग टेंग डर गया है और गर्व से मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया। हालांकि वांग टेंग ने उसे टाल दिया और अचानक चिल्लाया, क्या तुम अपने पिता काओ होंटू से मुझे और पाकर परिवार को मरवाने की सोच रहे हो ताकि साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन करके मेरे सिर के बदले में गुप्त रूप से इनाम रखा जा सके? काओ परिवार इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता और मैं बैरन नांगोग के उत्तराधिकारी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पिता इतने निर्दयी व्यक्ति होंगे। फक! काओ गुवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया, मैंने ऐसा नहीं किया।
तुम बकवास कर रहे हो। तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तुमने किया। क्या तुम अपने परिवार की जिंदगी की कसम खा सकते हो कि तुमने मुझे धमकी नहीं दी? वांग टेंग उसे किनारे की ओर धकेल रहा था। काओ गुवान का चेहरा काला पड़ गया। उसने वांग टेंग को धमकी तो दी, लेकिन उस हद तक नहीं। उसने यह नहीं कहा कि वह अपने पिता से वांग टेंग को मरवा देगा। उसने ये भी नहीं कहा कि वह पाकर परिवार से वांग टेंग के सिर के लिए इनाम की पेशकश करवाएगा। चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह पाकर परिवार के बारे में कभी नहीं बोलेगा। ये सब मनगढ़ंत था। झूठे आरोप। अभी भी कई परिषद सदस्य थे जो नहीं गए थे। उनकी आवाज सुनकर उन्होंने देखा और अपना सिर हिलाया। काओ हुंटू का गूंगा बेटा स्पष्ट रूप से वांग टेंग का मुकाबला नहीं था। हत्याएं गुप्त रूप से और चुपचाप की जानी चाहिए। वह नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के सामने उसे धमका रहा था। कितना बेवकूफ है। अब जबकि वांग टेंग ने यह बात उठाई है, तो अगर पाकर कुछ करना भी चाहते हैं तो उन्हें इसके परिणामों पर विचार करना होगा। अन्यथा जब उनकी हत्या होगी तो उन्हें दोष लेना होगा, चाहे यह उनके द्वारा किया गया हो या नहीं। यदि सिनक्लामोन को काओ गुवान के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के बारे में पता चलता तो वह संभवतः उसे मौके पर ही मार डालना चाहता। वांग टेंग ने काओ गुवान की अनदेखी की और रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कार मंगवाई। फिर वह काओ गुवान को पीछे छोड़कर आसमान में उड़ गया। कमीने। काओ गुवान ने दांत पीस लिए। फैन तेनिंग के घर वापस। मास्टर वांग टेंग, आप वापस आ गए। फैन तेनिंग ने तुरंत उनका स्वागत किया। वह पहले से ही जानता था कि वांग टेंग ने नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर का दौरा किया था। ऐसी बातें गुप्त नहीं रखी जा सकती। खबर जल्दी ही फैल जाएगी। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। वह जानता था कि बैरन नांगोंग का मामला संदिग्ध था और संभवतः इसमें कई परिवार शामिल थे। अन्यथा काओ हुंटू बैरन की उपाधि नहीं ले पाता। आखिरकार बैरन नांगोंग ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। इसे देखते हुए उसे उपाधि विरासत में नहीं मिलनी चाहिए। कोई खास बात नहीं है। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, वांग टेंग ने सहजता से जवाब दिया, जैसे कि बैठक में कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ था। फैन तेनिंग हैरान थे। उपाधियां प्राप्त करना कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि वांग टेंग बहुत निश्चिंत थे। क्या उनके पास कोई तुरुप का पत्ता था? मास्टर वांग टेंग, क्या आप वास्तव में बैरन नांगोंग के उत्तराधिकारी हैं? वह वांग टेंग को घर में ले आया और पूछे बिना नहीं रह सका। वास्तव में ये खबर जल्द ही फैल जाएगी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। तो फिर आपको काओ होंटू और उसके परिवार से सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति है। फैन तेनिंग ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया। नहीं किया। तुम बकवास कर रहे हो। तुम मुझे फंसा रहे हो। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सिनक्लेमोन के जाने के बाद कुछ परिषद सदस्य खुश होने लगे और बातचीत करने लगे। NOWELLBJAN.CO। पता चला कि यह एक विरासत चिन्ह है। यदि कोई विरासत चिन्ह है तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसे इसे पहले ही निकाल लेना चाहिए था। वह तो बस दूसरों के साथ खेल रहा है। काओ गुवान और सिनक्लेमोन तो बैरन की मुहर भी उसके हाथों से छीन लेना चाहते थे। ये बदमाश वाकई बहुत दुष्ट है। ये शब्द सुनकर काओ गुवान अब और नहीं रुक सका। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। इस समय वह गर्म ईंटों पर एक बिल्ली की तरह पीड़ा सह रहा था। हालांकि उसके पास सिनक्लेमोन जैसी स्थिति नहीं थी और वह खुद को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वांग टेंग, एक उत्तराधिकारी के रूप में आपकी पहचान के साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि बैरन की उपाधि प्राप्त करने के लिए आपको अभी भी परामर्श कक्ष के मूल्यांकन को पास करना होगा। परिषद के प्रमुख ने फिर से अपना मुंह खोला। मूल्यांकन? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। ये सही है। हर व्यक्ति जो बैरन की उपाधि प्राप्त कर रहा है उसे मूल्यांकन से गुजरना होगा। ये साम्राज्य का नियम है। जो लोग गुणी नहीं हैं या जिनमें क्षमता की कमी है वे उपाधि प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, परिषद के प्रमुख ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, मैं मूल्यांकन कब लूंगा? चिंता मत करो। मूल्यांकन पर चर्चा करने के बाद हम आपको मूल्यांकन की सामग्री के बारे में बाद में सूचित करेंगे। परिषद के प्रमुख ने आगे कहा, इसके अलावा हमें शीर्षक के अस्थायी धारक काओ होंटू के लौटने का इंतजार करना होगा। उन्होंने वर्षों में कई योगदान दिए हैं और हम उन्हें मिटा नहीं सकते। वांग टेंग ने फिर से भौहें सिकोड़ी। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला इतना आसान नहीं है।
हालांकि परिषद के प्रमुख की धुन से यह स्पष्ट था कि यह मामला सिर्फ शब्दों से हल नहीं होगा। परिषद के प्रमुख ने कहा, वापस जाओ और हमारी खबर का इंतजार करो। बैठक समाप्त हो गई और परिषद के सदस्य एक एक करके उठकर हॉल से बाहर चले गए। वान टेन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जो कर सकता था वह कर दिया। अब यह मामला इस बात पर निर्भर करेगा कि मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे की जाएगी और काओ होंटू का क्या होगा। राउंड बॉल ने टिप्पणी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि काओ होंटू इतने सालों में इतने सारे काम करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने वाकई कड़ी मेहनत की है। वान टेंग ने जवाब दिया, मुझे डर है कि उस आदमी से निपटना उसके बेकार बेटे से निपटने से कहीं अधिक कठिन होगा। उस समय मैं जानता था कि वह एक षड्यंत्रकारी आदमी है, लेकिन मास्टर नांगोग ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। राउंड बॉल ने गुस्से में शिकायत की। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, वान टेंग ने बेबसी से कहा। चलो वापस चलते हैं और नतीजे का इंतजार करते हैं। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, जब मास्टर नांगोग ने मूल्यांकन लिया तो मैं उनके साथ था। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, राउंड बॉल ने उसे आश्वस्त किया। वे पहले ही कुलीन परिवार परामर्श कक्ष से बाहर निकल चुके थे। हालांकि जब वान टेंग प्रवेश द्वार से पत्थर की पट्टिका के पास से गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि काओ गुवान बाहर उसका इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, शहर और साम्राज्य छोड़ दो। तुम्हारे जैसे निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धाओं को सिर्फ संसाधन चाहिए। मेरा परिवार इसे वहन कर सकता है। काओ गुवान ने वान टेंग को रोका। ऐसा लग रहा था कि वह दान कर रहा था। वान टेंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। फिर वह जोर से हंसा और तिरस्कार से जवाब दिया, नहीं, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी आंखों और मुस्कुराहट ने काओ गुवान को उत्तेजित कर दिया। अगर आप इसे वहन कर सकते तो आप बैरन की उपाधि पर नजर नहीं रखते। वान टेंग ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि परामर्श कक्ष एक उचित स्थान है? अगर आपको लगता है कि आप कुलीन परिवारों से गुजरकर बैरन की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं तो आप बहुत भोले हैं। भले ही आप बैरन बन गए हो, लेकिन किसी को आपके जैसे गृह स्तर के योद्धा को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। काओ गुवान ने अपने दांत पीसते हुए उग्रता से कहा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वान टेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और काओ गुवान को घूरने लगा। धमकी नहीं, यह एक सलाह है। काओ गुवान ने सोचा कि वान टेंग डर गया है और गर्व से मुस्कुराया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया। हालांकि वान टेंग ने उसे टाल दिया और अचानक चिल्लाया, क्या तुम अपने पिता काओ होंटू से मुझे और पाकर परिवार को मरवाने की सोच रहे हो ताकि साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन करके मेरे सिर के बदले में गुप्त रूप से इनाम रखा जा सके? काओ परिवार इतना क्रूर कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता और मैं बैरन नांगोग के उत्तराधिकारी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पिता इतने निर्दयी व्यक्ति होंगे। फक! काओ गुवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से से चिल्लाया, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम बकवास कर रहे हो। तुम मेरी निंदा कर रहे हो। तुमने किया। क्या तुम अपने परिवार की जिंदगी की कसम खा सकते हो कि तुमने मुझे धमकी नहीं दी? वान टेंग उसे किनारे की ओर धकेल रहा था। काओ गुवान का चेहरा काला पड़ गया। उसने वान टेंग को धमकी तो दी, लेकिन उस हद तक नहीं। उसने यह नहीं कहा कि वह अपने पिता से वान टेंग को मरवा देगा। उसने ये भी नहीं कहा कि वह पाकर परिवार से वान टेंग के सिर के लिए इनाम की पेशकश करवाएगा। चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह पाकर परिवार के बारे में कभी नहीं बोलेगा। ये सब मनगढ़ंत था, झूठे आरोप। अभी भी कई परिषद सदस्य थे जो नहीं गए थे। उनकी आवाज सुनकर उन्होंने देखा और अपना सिर हिलाया। काओ होंटू का गूंगा बेटा स्पष्ट रूप से वान टेंग का मुकाबला नहीं था। हत्याएं गुप्त रूप से और चुपचाप की जानी चाहिए। वह नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के सामने उसे धमका रहा था। कितना बेवकूफ है। अब जबकि वान टेंग ने यह बात उठाई है तो अगर पाकर कुछ करना भी चाहते हैं तो उन्हें इसके परिणामों पर विचार करना होगा। अन्यथा जब उनकी हत्या होगी तो उन्हें दोष लेना होगा, चाहे यह उनके द्वारा किया गया हो या नहीं। यदि सिनक्लामोन को काओ गुवान के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के बारे में पता चलता तो वह संभवतः उसे मौके पर ही मार डालना चाहता। वान टेंग ने काओ गुवान की अनदेखी की और रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कार मंगवाई। फिर वह काओ गुवान को पीछे छोड़कर आसमान में उड़ गया। कमीने! काओ गुवान ने दांत पीस लिए। फैन तेनिंग के घर वापस। मास्टर वान टेंग, आप वापस आ गए।
फैन तेनिंग ने तुरंत उनका स्वागत किया। वह पहले से ही जानता था कि वांग टेंग ने नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर का दौरा किया था। ऐसी बातें गुप्त नहीं रखी जा सकती, खबर जल्दी ही फैल जाएगी। क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा। वह जानता था कि बैरन नांगोंग का मामला संदिग्ध था और संभवतः इसमें कई परिवार शामिल थे। अन्यथा काओ हुंटू बैरन की उपाधि नहीं ले पाता। आखिरकार बैरन नांगोंग ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। इसे देखते हुए उसे उपाधि विरासत में नहीं मिलनी चाहिए। कोई खास बात नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, वांग टेंग ने सहजता से जवाब दिया, जैसे कि बैठक में कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ था। फैन तेनिंग हैरान थे। उपाधियां प्राप्त करना कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि वांग टेंग बहुत निश्चिंत थे। क्या उनके पास कोई तुरुप का पत्ता था? मास्टर वांग टेंग, क्या आप वास्तव में बैरन नांगोंग के उत्तराधिकारी हैं? वह वांग टेंग को घर में ले आया और पूछे बिना नहीं रह सका। वास्तव में ये खबर जल्द ही फैल जाएगी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। तो फिर आपको काओ होंटू और उसके परिवार से सावधान रहना होगा। मैंने सुना है कि वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति है। फैन तेनिंग ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया। मास्टर फैन तेनिंग की याद दिलाने पर वांग टेंग आश्चर्यचकित हो गया। ये जानते हुए भी कि उसके दुश्मन काओ होंटू और पाका परिवार हैं, उसने उसे सलाह दी। उसने उसे अपने घर से भी नहीं भगाया। इससे पता चलता है कि फैन तेनिंग ने ईमानदारी से उसे एक दोस्त के रूप में माना। बेशक इसका मतलब ये भी था कि उसके पीछे खड़े ग्रैंडमास्टर स्तर के रून मास्टर की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा लगता है कि ग्रैंडमास्टर स्तर के रन मास्टर्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से ही आश्चर्य किया। वह अपने ग्रैंडमास्टर स्तर की महारत साबित करने के लिए सेकेंडरी करियर एलायंस में जाने के लिए उत्सुक था। ध्यान रहे, वो रून महारत और लोहारी के मामले में ग्रैंडमास्टर स्तर पर था। पर्याप्त समय मिलने पर उसके संबंध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। उनकी कीमिया में महारत भी लगभग ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। वह कुछ दिनों बाद सेकेंडरी करियर एलायंस में कुछ कीमियागर विशेषता बुलबुले उठा सकता था और वह ग्रैंडमास्टर स्तर पर पहुंच जाता। ये कितना आश्चर्यजनक होगा। मास्टर वांग टेंग, बिना किसी चिंता के मेरे घर पर रहें। मैंने सेकेंडरी करियर एलायंस के साथ अपना निवास पंजीकृत कर लिया है और एलायंस की सुरक्षा प्राप्त कर ली है। साधारण मार्शल योद्धा यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, फैन तेनिंग ने कहा। धन्यवाद, मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बेसुध लोग आकर मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। वांग टेंग हंसा। हा, कल सेकेंडरी करियर एलायंस में आपका पंजीकरण पूरा होने के बाद आपकी क्षमता के साथ एलायंस निश्चित रूप से आपको सुरक्षा देने में प्रसन्न होगा। मास्टर फैन ताइनिंग खुशी से हंसे। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने सोचा कि क्या मास्टर फैन तेनिंग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि वह ग्रैंडमास्टर स्तर का रन मास्टर है। उसे दूसरों को ये सच्चाई बताने देना चाहिए। उसे खुद ये बात कहने में शर्म आ रही थी। वांग टेंग ने फैन तेनिंग के साथ रूनों के बारे में बातचीत की। फिर वह अपने कमरे में चले गए। वह अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गए और अपने गुणों के पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। महासागर वेल लॉ 100। वांग टेंग ने अनजाने में ही मुस्कुरा दिया जब उसने अपने गुण पैनल पर नई लॉ देखी। तो क्या हुआ अगर तुम स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा हो? तो क्या हुआ अगर तुम पाका परिवार से हो? मैं अभी भी आपके विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह चैम्बर में गया तो एक पल ऐसा आया जब सिनिक्लेमोन उसे मारना चाहता था, लेकिन परिषद के प्रमुख ने हमला रोक दिया। उस समय सिनिक्लेमोन ने एक विशेषता बुलबुला गिराया और वांग टेंग ने उसे चुपचाप उठा लिया। जब ये गुण बुलबुला उसके शरीर में विलीन हो गया तो उसने अपनी चेतना में एक नीली लौ दिखाई दी। ये सिनिक्लेमोन की लौ के समान ही दिख रही थी। हालांकि यह एक छोटी सी लौ थी जो अंडे से भी छोटी थी। छोटी नीली लौ एक कोने में छिप गई और पवित्र ज्वाला, अंधेरे ज्वाला और पन्ना चमकदार ज्वाला का सामना करते हुए डर से टिमटिमाने लगी। महासागर वेल ज्वाला प्राप्त करने के बाद वांग टेंग को तुरंत इसकी पृष्ठभूमि पता चल गई। यह एक भयानक आग थी। ये गहरे समुद्र में रहने वाली डीप सी ब्लू वेल से आई थी। केवल कुछ ही संख्या में शुद्ध रक्त वाली डीप सी ब्लू वेल ही ओशन वेल फ्लेम को जन्म दे सकती थी। महासागर वेल की लौ की तुलना एमरल्ड ग्लेज्ड लौ जैसी दिव्य आग से नहीं की जा सकती। हालांकि ये स्टार बीस्ट के बीच एक शक्तिशाली लौ थी। ये समुद्र में भी चमकने में सक्षम थी। पाकर्स परिवार अपनी अग्निकाया की मदद से इसकी बहुत सारी शक्ति को मुक्त कर सकता था। वांग टेंग को पाकर परिवार की अग्नि में काया में बहुत दिलचस्पी थी।
उसके पास बहुत सी लपटें थीं। अगर उसके पास अग्निमेय काया होती तो वह और भी शक्तिशाली बन जाता। शाम को खाना खाने के बाद फैन तेनिंग ने उसे फिर से रूनों पर चर्चा करने के लिए बुलाया। फैन तेनिंग वांग टेन की समझ से चकित था और उसे कई जानकारियां मिली। फिर वांग टेंग अपने कमरे में लौट आया और साधना करने के लिए आभासी वास्तविकता में प्रवेश किया। नांगोंग परिवार के शिविर में काओ गुवान आखिरकार अपने पिता काओ होंटू से संपर्क करने में कामयाब हो गया। वे आभासी ब्रह्मांड में बातचीत कर रहे थे। काओ गुवान और काओ होंटू के अलावा वहां कई अन्य लोग भी थे। वे सभी काओ होंटू के बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, परपोते आदि थे। इन 10 लाख वर्षों के दौरान काओ होंटू ने एक विशाल परिवार बनाया और कई वंशजों को जन्म दिया। अगर नांगोंग परिवार ने भी यही किया होता तो वे इस स्थिति में नहीं होते। उन्हें अपनी कुलीन उपाधि को विरासत में लेने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। काओ होंटू एक सख्त दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके बाल थोड़े घुंघराले भूरे रंग के थे। उसकी आंखें उल्टे त्रिकोण जैसी थीं। वे उसे भयावह रूप दे रही थीं। किसी ने नांगोंग यू के बैरन की मुहर को नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर में लाकर उसकी विरासत भी हासिल कर ली। काओ होंटू ने नांगोंग यू को उसके नाम से पुकारा, लेकिन उसके लहजे में सम्मान का कोई भाव नहीं था। उसने काओ गुवान को ठंडे अंदाज में देखा, तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? काओ गुवान के माथे से लगातार ठंडा पसीना टपक रहा था। वह काओ होंटू से बेहद डरता था। दूसरा पक्ष सिर्फ एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा है और परिषद में मेरे लिए बोलने वाले दूसरे परिवार हैं। मुझे लगा कि बिना किसी पृष्ठभूमि वाला ये युवक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने आपको सूचित नहीं किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक गृह स्तरीय मार्शल योद्धा जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। काओ होंटू की नजरें और भी तेज हो गईं। चूंकि वह उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त करने में कामयाब रहा, इसका मतलब है कि आप उससे भी बदतर हैं, है न? प्लोंक। काओ गुवान ने डर के मारे घुटने टेक दिए। पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं उससे बैरन की उपाधि नहीं लेने दूंगा। तुम्हें एक और मौका चाहिए। काओ होंटू का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम फिर से असफल हुए तो क्या होगा? यदि आप फिर से असफल हुए तो हमारा परिवार कभी भी बैरन की उपाधि नहीं ले पाएगा और पिताजी के इतने वर्षों के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनाई दी। काओ होंटू के सभी वंशजों ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यह महिला उसके गुस्से से अप्रभावित रही। उसके होठों के किनारे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी जब वह काओ गुवान को तिरस्कार से देख रही थी। यह महिला लगभग 28 साल की लग रही थी। वह सेक्सी थी और उसके बाल बंधे हुए थे। वह एक परिपक्व महिला की आभा बिखेर रही थी। उसके रूप और आभा के आधार पर उसे 90 अंक दिए जा सकते हैं। उसका कामुक शरीर 5 अंक और जोड़ सकता है। ये कल्पना करना कठिन था कि यह महिला काओ परिवार से संबंधित थी। आखिरकार काओ होंटू बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। काओ जियाओ। काओ गुवान ने अचानक अपना सिर उठाया। वह गुस्से में था। नवंबर LBJNN। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी प्यारी छोटी बहन हूँ। काओ जियाओ ने उसकी कामुक छाती को कोमलता से थपथपाया। काओ परिवार के अन्य सदस्य, यदि वे उसके चरित्र को नहीं जानते होते तो वे उसके अभिनय पर लगभग विश्वास कर लेते। जियाओ सही कह रही है। अगर तुम फिर से असफल हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम इसके परिणाम नहीं भुगत पाओगी। काओ होंटू की अभिव्यक्ति काओ जियाओ को देखकर नर्म हो गई। काओ गुवान की ओर मुड़ते हुए उसकी नजर फिर से तीखी और ठंडी हो गई। वापस जाओ और अपने कमरे में रहकर सोचो। मैं तुम्हारे छोटे भाई से तुम्हारा कारोबार संभालने को कहूंगा। साथ ही मैं ग्रेट कियान प्लेनेट भी वापस जाऊंगा। मुझे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। काओ गुवान उदास था। वह हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने काओ होंटू की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। काओ लिंग, काओ गुवान के छोटे भाई और काओ होंटू के चौथे बच्चे ने जल्दबाजी में वादा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वापस जाने के बाद दूसरे पक्ष की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई उसका समर्थन कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई गृह स्तर का मार्शल योद्धा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता है, काओ होंटू ने आदेश दिया। मैं समझ गया। काओ लिंग ने सिर हिलाया। उसने रुककर पूछा, पाकर परिवार के बारे में क्या? आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं सर सिंक्लेमोन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा, काओ होंटू ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया।
मुझे यकीन है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से जाएंगे तो सर सिम्प्लीमून आपको कुछ सम्मान देंगे। काओ लिंग ने अपने पिता का पक्ष लेने की कोशिश की। ये कहना मुश्किल है। मैंने सुना है कि उस युवा लड़के ने मीटिंग के दौरान सिम्प्लीमून को नाराज कर दिया था। वह गुस्से में होगा क्योंकि उसे गृह स्तर के मार्शल योद्धा ने उकसाया था। अगर मैं कुछ उपहार नहीं देता तो मैं शायद उसका गुस्सा शांत नहीं कर पाऊंगा, काओ होंटू ने असहाय होकर कहा। उसकी आंखों में झल्लाहट की झलक थी। हम पा का परिवार आखिरकार 8 ड्यूकों में से एक है, काओ जियाओ जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ जियाओ, तुम्हें जल्दी ही वापस आना चाहिए। मुझे इस बार तुम्हारी मदद की जरूरत है। काओ होंटू ने दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें भी वापस आना चाहिए। काओ जियाओ जियाओ अपने वंशजों में से केवल 2 ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं में से एक था। यही कारण था कि काओ गुवान ने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। दूसरा उसका दूसरा बेटा काओ वू था। वह एक मांसल और सख्त दिखने वाला आदमी था। 1,00,000 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। काओ होंटू के 2 वंशज ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने में सफल रहे थे। राउंड बॉल की इच्छा थी कि काओ होंटू अभी भी ब्रह्मांड के स्तर पर हो। ये दिवास्वप्न ही होगा। अपने छोटे भाई बहनों की तुलना में काओ गुवान इतने सालों के संसाधनों के बाद भी केवल 6ठे स्तर के दिव्य चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसका एक कारण ये भी था कि काओ होंटू को पहले शिक्षा की कमी थी और मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा कम थी। ठीक है, चूंकि यह पिताजी का अनुरोध है इसलिए मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। काओ जियाओ जियाओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, काओ वू का जवाब संक्षिप्त था। काओ जियाओ जियाओ और काओ वू ब्रह्मांडीय अवस्था तक पहुंच चुके थे, इसलिए वे पूरे साल युद्ध के मैदानों पर तैनात रहते थे। वे काओ परिवार के लिए सैन्य कारनामों को इकट्ठा करने और अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए वहां थे। वे शायद ही कभी महान कियान ग्रह पर रहते थे। काओ होंटू उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे उनके सबसे गौरवान्वित बेटे और बेटी थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि वे सबसे अच्छे थे। मैं पहले कुछ तैयारियां करूंगा। मैं जब चाहूं नंबर 6 डिफेंस प्लेनेट नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ हैंडओवर प्रक्रियाएं पूरी करनी है, काओ जियाओ जियाओ ने कहा। हाँ, आगे बढ़ो। काओ होंटू ने सिर हिलाया। उसने बाकी सभी से कहा, आप सभी जा सकते हैं। काओ परिवार की बैठक यही समाप्त हो गई। सभी लोग चाहे जहां भी हो वहां से चले गए। वे सभी महान कियान ग्रह की ओर वापस जा रहे थे। वांग टेन को नहीं पता था कि काओ परिवार उसे निशाना बना रहा है। हालांकि उसने राउंड बॉल से काओ होंटू की जांच करने के लिए कहा। अपने शत्रु को जानो और स्वयं को भी जानो, 100 युद्धों में भी तुम कभी पराजित नहीं हो सकोगे। काओ होंटू स्वर्ग के चरण में था, इसलिए यदि वह अच्छी तरह से तैयारी नहीं करता तो जब वह उससे मिलता तो उसे नुकसान होता। आखिरकार राउंड बॉल विश्वसनीय नहीं थी। वह इसके कारण कई बार पीड़ित हो चुका था, इसलिए उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। वे कैसे हैं? अगली सुबह वांग टेंग अपनी साधना से जागा। वास्तविक दुनिया में एक रात का मतलब आभासी ब्रह्मांड में एक दिन था। वह एक दिन में कई काम कर सकता था। वह कई विशेषता बुलबुले एकत्र कर सकता था। उसकी क्षमता बढ़ गई और उसकी सारी ताकतें बढ़ गईं। वह दिव्य अवस्था तक पहुंचने के करीब पहुंच गया था। वह दरवाजे से बाहर निकला और मास्टर फैन टेनिंग से मिला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह लगातार जम्हाई ले रहा था। मास्टर वांग टेंग, आप जाग गए हैं? फान टेनिंग ने कुछ देर रुकने के बाद उनका अभिवादन किया। मास्टर फैन, आपको क्या हुआ? वांग टेंग चौंक गया। उनके स्तर पर एक रात जागना कोई समस्या नहीं थी। फैन टेनिंग ने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी होगी, जिसके कारण वह इस स्थिति में पहुंच गया। मैं ठीक हूं। आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद मैंने पूरी रात अध्ययन किया और अपने रून कौशल में सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। मैंने आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाने दिया, मास्टर फैन टेनिंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मेरा प्रयास? वांग टेंग अचंभित रह गया। मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं पता? वह फैन टेनिंग के कल के उत्पीड़न से थोड़ा चिढ़ गया था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से उसके कुछ सवालों के जवाब दिए और उसे सोचने के लिए कुछ और सवाल फेंके। क्या इसी वजह से उन्हें सफलता मिली? मास्टर वांग टेंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबे समय से इस अड़चन में फंसा हुआ था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपकी मदद मिली। फैन टेनिंग ने अचानक वांग टेंग का हाथ पकड़ लिया। ये बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा उत्साहित लग रहा था क्योंकि वह लगातार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उसने अपने होठों के कोनों को खींचा और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया।
अजीब तरह से हंसते हुए उसने कहा, हाँ मास्टर फैन, आप बहुत विनम्र हैं। यह आपके द्वारा वर्षों में जमा किए गए ज्ञान का परिणाम है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। बिल्कुल नहीं मास्टर वांग टेंग, आपकी मदद बहुत जरूरी थी। फैन तेनिंग ने सोचा कि वांग टेंग सिर्फ विनम्र बन रहा था। ओह हाँ, आपकी सफलता के बाद आप ग्रैंड मास्टर स्तर के करीब पहुंच रहे होंगे, है ना? वांग टेंग ने तुरंत विषय बदल दिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 3 साल के भीतर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं आपसे ज्यादा बातचीत कर पाऊं तो ये तेजी से हो सकता है। फैन टेनिंग ने जब इस उन्नति के बारे में बात की तो वह बहुत खुश थे। फिर से वांग टेंग को लगा कि उसका दिल डूब रहा है। मास्टर फैन टेनिंग वास्तव में परेशान करने वाला था। वह ऐसे चिड़चिड़े बूढ़े आदमी से कभी नहीं मिला था। हाँ, जरूर, वांग टेंग ने उससे सहमति जताई, लेकिन अपने दिल में उसने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में फैन टेनिंग से दूर रहना है। उसे उसके द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। वे दोस्त थे, लेकिन वह सुंदर नहीं था। वह उसे खोजने का कोई मौका नहीं देता था। धन्यवाद। फैन टेनिंग ने वांग टेंग को बहुत धन्यवाद दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हम सेकेंडरी करियर अलायंस की ओर कब जा रहे हैं? वांग टेंग को लगा कि उसकी आंखों के कोने फड़क रहे हैं। उसने फिर से विषय बदल दिया। हम पहले नाश्ता करेंगे और उसके तुरंत बाद चले जाएंगे। फैन टेनिंग ने हंसते हुए देखा कि वांग टेंग कितना अधीर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार नाश्ते के बाद वे दोनों एक ऋण ऊर्जा वाली उड़ने वाली कार लेकर सेकेंडरी करियर एलायंस के लिए रवाना हुए। सेकेंडरी करियर एलायंस ग्रेट कियान सिटी के सबसे समृद्ध व्यापारिक जिले कुनवू जिले में स्थित था। इस सड़क का नाम साम्राज्य के दिव्य जानवर के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि महान कियान साम्राज्य के पहले सम्राट ने इस सड़क का नाम व्यक्तिगत रूप से तब रखा था जब यह अभी भी डिजाइनिंग चरण में थी। इसका एक असाधारण महत्व था। अगर कोई इसे पक्षी की नजर से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह जिला कई अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ था। सड़कों पर लोगों की बड़ी भीड़ टहल रही थी। इस जिले की मुख्य सड़क सीधे ग्रेट कियान पैलेस के बाहरी इलाके से जुड़ी हुई थी। हालांकि ग्रेट कियान पैलेस को सड़क से एक बड़े चौक द्वारा अलग किया गया था। वहां कोई भी इमारत बनाने की अनुमति नहीं थी। एक उच्च स्तरीय सभ्यता के रूप में कई शक्तिशाली गुटों ने इस शहर में एक इमारत बनाने का विकल्प चुना। उदाहरण के लिए यूनिवर्स बैंक, वर्चुअल यूनिवर्स ऑफिस, 1000 ट्रेजर चैम्बर और कई अन्य। वे सभी सड़क के किनारे बिखरे हुए थे। ब्रह्मांड के दिग्गजों में से एक सेकेंडरी करियर एलायंस की इस जिले में भी एक इमारत थी। वांग टेंग और मास्टर फैन टेनिंग कुनवू जिले में पहुंचे तो उतर गए। वे चहल पहल भरी सड़क पर टहलते हुए एक साइड रोड पर मुड़ गए। करीब 100 मीटर चलने के बाद वे एक ऊंची इमारत के सामने रुके। इस इमारत का वर्णन कैसे किया जाएगा? वांग टेंग ने ध्यान से इसका आंकलन किया। इस समय वह इस दृश्य को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाया। संक्षेप में, यह इमारत सभी प्रकार की व्यावसायिक शैलियों का संकलन थी, जिसे अत्यंत कलात्मक तरीके से चित्रित किया गया था। हालांकि ये जगह असामान्य नहीं लग रही थी। इसके बजाय यह अनोखी और ताजगी भरी लग रही थी। साम्राज्य छोड़ने के बाद भी शायद उसे यह जगह याद रहेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप क्या सोचते हैं? हमारे सेकेंडरी करियर अलायंस बिल्डिंग की शैली अच्छी है ना? मास्टर फैन टेनिंग ने गर्व से पूछा। NOWELL-BE-IN.CO। वास्तव में ये बुरा नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। बेशक, हमने इसके निर्माण के लिए कई ग्रैंड मास्टर स्तर के आर्किटेक्ट को आमंत्रित किया। उन्हें कई साल लगे और समय समय पर इमारत को अपग्रेड किया जाता रहा। फैन टेनिंग ने हंसते हुए आगे बढ़कर कहा, आओ अंदर चलें। वांग टेंग ने सेकेंडरी करियर अलायंस के बाहरी हिस्से पर नजर डाली और अपने दिल में कहा, ब्रह्मांड में प्राचीन गुटों को अपने अस्तित्व के समय की गणना करने के लिए युगों का उपयोग करना पड़ता था। उनकी नींव बेहद मजबूत थी। उन्होंने एक इमारत के बाहरी हिस्से में भी इतनी मेहनत की। यह आश्चर्यजनक था। यह विचार उसके मन में कौंधा और वह तेजी से फैन टेनिंग के पीछे चला गया। वे सेकेंडरी करियर अलायंस में दाखिल हुए। इमारत में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। लोग इधर उधर टहल रहे थे, जिससे माहौल जीवंत हो रहा था। वांग टेंग ने कमरे को स्कैन किया और अनगिनत लोहार, कीमियागर, रनमास्टर्स आदि को देखा। वे विभिन्न जातियों से थे। उनमें से कुछ के सिर जानवरों के थे। वे निश्चित रूप से औफ जाति से थे, जो ब्रह्मांड में एक आम दृश्य है। उनकी पहचान करना कठिन नहीं था।
वे गठबंधन की विशेष पोशाक पहने हुए थे, एक सुंदर और शानदार बैंगनी गाउन जिस पर उनकी छाती पर अलग अलग प्रतीक चिपकाए गए थे। कीमियागरों के पास भट्टी का प्रतीक होगा, लोहारों के पास हथौड़े का प्रतीक होगा, रनमास्टर्स के पास रून का प्रतीक होगा, इत्यादि। ये सरल और सीधा था। इससे वांग टेन को जिंगबू महाद्वीप पर किए गए रून मास्टर और कीमियागर के आकलन की याद आ गई। उनकी प्रणाली भी ऐसी ही थी, लेकिन उनकी तुलना में ब्रह्मांड की व्यवस्था अधिक पूर्ण और एकीकृत थी। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे हैं। वांग टेन को अचानक मास्टर गोरलिन, ली रोनगक्सू और उसके अन्य दोस्तों की याद आ गई। पृथ्वी पर खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए उसे अपना घर छोड़कर ब्रह्मांड में आना पड़ा ताकि वह बच सके। उसके पास जिंगबू महाद्वीप पर जाने का समय नहीं था। अपनी पहचान की समस्या का समाधान करने के बाद वह पृथ्वी के संकट को टाल सकता है और उसे जिंगबू महाद्वीप की ओर जाने के लिए कुछ समय मिल सकता है, ताकि वहां अंधेरे प्रेत की समस्या का समाधान हो सके। यह अभी भी अनिश्चित था कि क्या पृथ्वी और जिंगबू महाद्वीप आगे भी एकीकृत हो सकते हैं। उसे भी नहीं पता था। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो ये दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा समाधान होगा। जिंगबू महाद्वीप के साथ एकीकरण पृथ्वी के लिए एक अच्छा विकल्प होगा यदि वहां के लोग ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहते हैं। ओह मास्टर फैंटेनिंग, आप आज एलायंस में आए। जब वांग टेन गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसके बगल से एक विदेशी आवाज सुनाई दी। ओह यह मास्टर हॉब्सन है। फैंटेनिंग ने अपना सिर घुमाया और हंसा जब उसने एक लंबे मजबूत आदमी को चलते हुए देखा। वांग टेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस आदमी की मांसपेशियां चट्टानों से बनी हुई लग रही थीं और वह 5 मीटर लंबा था। ये सौभाग्य की बात थी कि गठबंधन ने इमारत को डिजाइन करते समय हर जाति के कद को ध्यान में रखा, जिससे छत और दरवाजे काफी ऊंचे और चौड़े थे। अन्यथा इमारत उसके जैसे हटे कट्टे व्यक्ति को समायोजित करने में सक्षम नहीं होती। उसके हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो जमीन हिल रही हो। यह इतना भारी था कि आसपास के सभी लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उसे देखकर वांग टेन को झोग्यान कबीले की याद आ गई, जिनसे वह डॉकलैंड में मिला था। वांग टेन पर उनका गहरा प्रभाव था। आखिरकार उन्होंने उसे बहुत सारी खूबियां सिखाई थीं। झोग्यान कबीले के लोग अपने शरीर को ढकने के लिए चट्टानों का इस्तेमाल कर सकते थे तथा उनके पास मजबूत शारीरिक संरचना और ताकत थी। वांग टेन ने बाद में हॉट ऑफ झोग्यान प्रतिभा को और अधिक उन्नत हॉट ऑफ मैग्नेटिक एसेंस में मिला दिया। अब वह न केवल चट्टानों को बल्कि धातु और रेत को भी संघनित कर सकता था। वह सोच रहा था कि क्या यह आदमी झोग्यान कबीले से संबंधित है, लेकिन इस आदमी और झोग्यान कबीले के बीच अभी भी कुछ अंतर थे। हालांकि वह लंबा और मजबूत दिखता था, उसकी आंखें पीले भूरे रंग की थीं और उसका सिर गोल था। वह सरल और ईमानदार दिखता था। हालांकि झोग्यान कबीले के मिश्रित रक्त वाले लोग ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे और उनकी आंखों में खून की लाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये काले भूतों के वंश के कारण था। आइए मास्टर वांग टेन, मैं आपको झोग्यान कबीले के मास्टर हॉब्सन से मिलवाता हूँ। फैंटेनिंग ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। मास्टर हॉब्सन, ये रून मास्टर वांग टेंग है। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में झोग्यान कबीले से है। क्या उनका वंश अंधकार में प्रेतों द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया था? बस इतना ही नहीं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अगर पृथ्वी नष्ट भी हो जाए तो भी मनुष्य बच जाएंगे। इतना युवा रनमास्टर हॉब्सन को आश्चर्य हुआ जब उसने वांग टेंग को देखा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मैं मास्टर वांग टेंग को मूल्यांकन के लिए पंजीकरण कराने के लिए लाया हूं। वह हमारे सेकेंडरी करियर अलायंस में भी शामिल होंगे, फैंटेनिंग ने बताया। मास्टर फैन, आपको इतना युवा मास्टर मिल गया है। लगता है आपको बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे, मास्टर हॉब्सन ने ईर्ष्या से कहा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं पहले ही डॉक्टर लियोनार्डो के साथ मास्टर वांग टेन की सिफारिश करने के लिए सहमत हो चुका हूं, फैंटेनिंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर डॉक्टर लियोनार्डो। मास्टर हॉब्सन आश्चर्यचकित थे। क्या मास्टर वांग टेन भी शानदार चिकित्सा कौशल वाले डॉक्टर हैं? आपको बाद में पता चल जाएगा, फैंटेनिंग ने रहस्यमय ढंग से कहा। तुम मुझे उत्सुक बना रहे हो। हॉब्सन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और पूछा, मास्टर वांग टेन, क्या मैं भी साथ चल सकता हूं और कुछ बातें देख सकता हूं? संयोग से आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जरूर, कोई समस्या नहीं। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसने सहमति जताई क्योंकि यह मास्टर लोहार बाद में उसके लोहार मूल्यांकन के दौरान काम आ सकता है।
इसके बाद समूह फैन-तेनिंग के नेतृत्व में एलायंस के अंदरूनी हिस्से में चला गया और सीधे एक कमरे में चला गया। डॉक्टर लियोनार्डो वहां पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मास्टर वांग टेंग, मास्टर फैन-तेनिंग, आप आखिरकार यहां आ ही गए। मुझे तो लगा था कि आप इस बारे में भूल गए हैं। हम इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकते हैं? फैन-तेनिंग हंसे। मास्टर हॉब्सन, आप भी यहाँ हैं? डॉक्टर लियोनार्डो ने आश्चर्य से पूछा और उनकी ओर मुड़े। हाँ, मैं मास्टर फैन-तेनिंग और मास्टर वांग टेंग से मिला और मैंने आकर देखने का फैसला किया। हॉब्सन ने अपने खुरदरे हाथों से अपना सिर रगड़ा। चलो अंदर चलते हैं, मैंने पहले ही स्टाफ का अभिवादन कर लिया है। डॉक्टर लियोनार्डो ने सिर हिलाकर आग्रह किया। समूह कमरे में दाखिल हुआ। कर्मचारी बहुत विनम्र थे और उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया जल्दी पूरी कर दी। संपर्क होना बहुत बढ़िया था। मास्टर फैन-तेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो के साथ वांग टेंग के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने पंजीकरण फॉर्म लिया और सीधे मूल्यांकन क्षेत्र की ओर चल पड़े। सेकेंडरी करियर अलायंस का आंतरिक भाग बहुत बड़ा था और इसे विभिन्न व्यवसायों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन्होंने पहले डॉक्टर के मूल्यांकन के लिए जाने का फैसला किया। डॉक्टर का मूल्यांकन मुख्य रूप से उपचार और चिकित्सा ज्ञान के बारे में होता है। अगर आपके पास चिकित्सा ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं। जब तक आप अपना लाइट फोर्स उपचार दिखाते हैं तब तक आप सेकेंडरी करियर अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं और आपका करियर सुचारू रहेगा। जो लोग लाइट फोर्स उपचार में कुशल हैं उन्हें बहुत फायदा होता है, डॉक्टर लियोनार्डो ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाकर ये दर्शाया कि वह समझ गया है। चिकित्सा ज्ञान उसके लिए उतना कठिन नहीं था, ये सिर्फ गुण सीखने की बात थी। वांग टेंग ने पृथ्वी पर बहुत सारे चिकित्सा ज्ञान गुण सीखे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से ब्रह्मांड में चिकित्सा ज्ञान के बराबर नहीं होगा। वह ये देखने की योजना बना रहा था कि क्या वह कुछ चिकित्सा ज्ञान विशेषताओं को सीख सकता है और अपने चिकित्सा ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकता है। अन्यथा वह अपने हल्के बल उपचार के साथ थोड़ा शौकिया लग सकता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग मूल्यांकन कक्ष में आ गए। डॉक्टर लियोनार्डो वांग टेंग को अंदर ले आए, जबकि फैन-तेनिंग और हॉब्सन बाहर इंतजार कर रहे थे। मूल्यांकन कक्ष वास्तव में एक अस्पताल था। अंदर सफेद गाउन पहने कई आकृतियां थीं जो अपने मूल्यांकन के शुरू होने का इंतजार कर रही थीं। उसी समय 3 परीक्षक बैठे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वे आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने लियोनार्डो को वांग टेंग के साथ चलते देखा। डॉक्टर लियोनार्डो एड्स बाय पब फ्यूचर, डॉक्टर जे शियू, डॉक्टर सेलिया, डॉक्टर गुओ सुयांग, तो आज आप परीक्षक हैं। डॉक्टर लियोनार्डो ने उन तीनों का अभिवादन किया और उन्हें पंजीकरण फॉर्म दिया। मैं मास्टर वांग टेंग को मूल्यांकन में भाग लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। मास्टर वांग टेंग। तीनों परीक्षक और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखकर लग रहा था कि इस युवक की उम्र 20 साल भी नहीं है, फिर भी वह मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। यह अविश्वसनीय था। वांग टेंग ने तीनों परीक्षकों को भी स्कैन किया। उनमें से जेक शियू और गुओ सुयांग मनुष्य थे, जबकि सेलिया एक नाजुक और सुंदर दिखने वाली महिला परी थी। कोई बदसूरत परी नहीं थी और उसे स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं रखा गया था। मूल्यांकन शुरू होने वाला है, मैं आप सभी को परेशान नहीं करूंगा। लियोनार्डो ने समय देखा और कहा, मास्टर वांग टेंग, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। बस अपना मूल्यांकन समाप्त होने के बाद बाहर आ जाना। ठीक है। इसके बाद लियोनार्डो मूल्यांकन कक्ष से बाहर चले गए। मिस्टर वांग टेंग, कृपया बैठ जाइए, हम जल्द ही मूल्यांकन शुरू करेंगे। भले ही वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वह मास्टर है या नहीं, फिर भी तीनों परीक्षक उस व्यक्ति के प्रति विनम्र थे जिसे लियोनार्डो यहाँ लेकर आए थे। वांग टेंग को एक खाली सीट मिल गई और वह बैठ गया। कुछ देर बाद महिला डॉक्टर सीलिया खड़ी हुई और धीरे से बोली, आज का डॉक्टर मूल्यांकन 2 भागों में विभाजित होगा, एक लिखित परीक्षा और व्यावहारिक उपचार। लिखित परीक्षा में मुख्य रूप से सभी प्रकार के चिकित्सा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि उपचार आपके वास्तविक कौशल का परीक्षण करता है। आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, जब तक आप रोगी को ठीक कर सकते हैं, आप मूल्यांकन में सफल हो पाएंगे। दोनों मूल्यांकन में आधे आधे घंटे का समय लगेगा और मूल्यांकन शुरू होता है। जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, प्रत्येक परीक्षार्थी के सामने एक स्क्रीन आ गई जिस पर चिकित्सा ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रदर्शित थी। वांग टेंग थोड़ा असहाय था। उसे नहीं पता था कि उसे लिखित परीक्षा देनी होगी। उसने प्रश्नों पर एक नजर डाली और उन्हें हल करने में जल्दबाजी नहीं की।
उसे ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं पता थे। अन्य लोगों ने पहले ही शुरुआत कर दी थी और विशेषता बुलबुले भी गिराना शुरू कर दिया था। चिकित्सा ज्ञान तारांकन 100, चिकित्सा ज्ञान तारांकन 160, चिकित्सा ज्ञान तारांकन 120। विशेषता बुलबुले वान टेंग द्वारा एकत्र किए जा रहे थे और वे उसके दिमाग में विलीन हो गए। अचानक सवाल अब विदेशी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। हालांकि वान टेंग ने अभी भी शुरुआत नहीं की थी। उसने पाया कि कुछ ऐसे उत्तर थे जो उसे नहीं पता थे। विशेषता बुलबुले उठाते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वान टेंग का चिकित्सा ज्ञान बढ़ने लगा और वह छोटी उपलब्धि के चरण से बड़ी उपलब्धि के चरण की ओर आगे बढ़ा तथा पूर्णता के चरण की ओर बढ़ गया। वान टेंग ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? तीनों परीक्षक चुपके से वान टेंग को देख रहे थे और जब वह नहीं हिला तो उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। लियोनार्डो हमें इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकता। सेलिया ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। ओह, वह सवालों के जवाब दे रहा है। गुओ सुयांग हैरान रह गया। वह बहुत तेज है। ज़ेक शियू और सेलिया ने देखा और आश्चर्यचकित हो गए। वान टेंग ने न केवल सवालों के जवाब देना शुरू किया बल्कि वह बेहद तेज भी था। जैसे ही उसकी नजर सवालों से आगे बढ़ी उसने मुश्किल से रुककर जवाब दिए। 10 मिनट के बाद वान टेंग ने सभी प्रश्न समाप्त कर दिए थे और अपने उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे। इस समय अन्य लोग अभी भी अपने प्रश्नों से जूझ रहे थे। कुछ लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे जबकि अन्य अपना सिर खुजला रहे थे। वान टेंग चुपके से हंसा। मैं उन प्रश्नों के उत्तर जानता हूं जो तुम्हें पता है और उन प्रश्नों के भी जो तुम्हें नहीं पता। गुण एकत्रित करने का यही लाभ था। आप सबकी बुद्धि को एक में मिला सकते थे। वह एक बग के रूप में कैसे असफल हो सकता है? तीनों परीक्षकों को वान टेंग का टेस्ट मिला और उन्होंने उसका मूल्यांकन करना शुरू किया। फिर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एकदम सही स्कोर, कोई त्रुटि नहीं थी। ये वान टेंग वास्तव में अविश्वसनीय था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक ही विचार मन में आया। ऐसा लगता है कि डॉक्टर लियोनार्डो उनके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे थे। ये बहुत संभव है कि वान टेंग एक मास्टर थे। आधे घंटे बाद ही लिखित परीक्षा समाप्त हो गई। बाकी परीक्षार्थियों को अपने उत्तर देने थे और प्रैक्टिकल मूल्यांकन शुरू करना था। मूल्यांकन कक्ष में एक दरवाजा था और सफेद कोट पहने लोगों का एक समूह मरीजों और घायलों को लेकर आता था और उन्हें यादृच्छिक रूप से प्रत्येक परीक्षार्थी को सौंप देता था। वान टेंग के सामने एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति था। ये स्पष्ट था कि वह अभी अभी युद्ध के मैदान से आया था। उसके जैसे लोग महान कियान ग्रह पर आम थे। वे सभी यहाँ वापस लाए गए थे क्योंकि युद्ध के मैदान वाले ग्रहों पर उनका इलाज नहीं हो सकता था। अपने मरीजों के प्रति जिम्मेदार डॉक्टर के रवैये के साथ वान टेंग ने उनकी स्थिति को समझने के लिए सार की आंखों का इस्तेमाल किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई अन्य समस्या नहीं है, फिर उन्होंने अपने प्रकाश बल उपचार का इस्तेमाल किया। देवी का आशीर्वाद NOWELLBEIN.CO। अचानक कमरे में हल्की बारिश होने लगी और हर कोई इस दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। प्रकाश बल उपचार। तीनों परीक्षक फिर से चौंक गए और वान टेंग को ऐसे घूरने लगे जैसे वह कोई भूत हो। वे किसी और तरफ देखने को तैयार नहीं थे। ग्रैंड मास्टर स्तरीय मूल्यांकन में भाग लेना चाहता हूं। लाइट फोर्स ट्रीटमेंट उसी क्षण मूल्यांकन का मुख्य आकर्षण बन गया जब ये सामने आया। अन्य उम्मीदवारों ने ईर्ष्या और जलन के साथ देखा। यह एक लाइट फोर्स ट्रीटमेंट कौशल था। वे भी इसे अपने पास रखना चाहते थे। एक डॉक्टर के लिए एक हल्का बल उपचार कौशल एक दिव्य और पवित्र कौशल था। हालांकि इस कौशल के लिए उच्च प्रतिभा की आवश्यकता थी और उनके पास यह नहीं था। तीनों परीक्षक अनियंत्रित होकर अपनी सीटों से उठे और वान टेंग को देखने लगे। डॉक्टर सेलिया ने हल्की बारिश की कुछ बूंदें महसूस करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। वह इसके उपचारात्मक प्रभावों को समझना चाहती थी। इससे वान टेंग के उपचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर सेलिया, क्या आपके ग्रीनवुड उपचार का भी यही असर होता है? डॉक्टर गुओ सुयांग ने फुसफुसाते हुए कहा। डॉक्टर सेलिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर इसका आधा भी असर हो तो मुझे खुशी होगी। क्या अंतर इतना बड़ा है? ज़ेक शियू ने आश्चर्य से कहा। हाँ डॉक्टर, सेलिया इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। मुझे डर है कि केवल हमारी परी का जीवन उपचार ही इस प्रकाश बल उपचार को पार कर सकता है। बिल्कुल नहीं, ज़ेक शियू और गुओ सुयांग आश्चर्यचकित थे।
परी जाति का जीवन उपचार एक चमत्कारिक उपचार था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मृतकों को वापस जीवित कर सकता है। क्या यह प्रकाश बल उपचार वास्तव में इसके बराबर था? बहुत जल्द ही वांग टिंग ने अपना लाइट फोर्स ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मरीज की चोटें अब पूरी तरह से नियंत्रण में थीं। इस ट्रीटमेंट में कोई भी कठिनाई नहीं थी। रोगी के शरीर में कोई भी डार्क फोर्स नहीं बची थी। नंबर 4 डिफेंस प्लेनेट पर गंभीर रूप से घायल मार्शल योद्धाओं की तुलना में इसका इलाज करना आसान था। NOWELLBEJAN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्होंने जो कुछ भी कर सकते थे किया। धीरे धीरे ठीक होने के लिए मरीज को खुद पर भरोसा करना होगा। मास्टर वांग टिंग, मुझे नहीं लगा कि आपने लाइट फोर्स ट्रीटमेंट को समझ लिया है। सेलिया की विस्मयकारी आवाज बगल में सुनाई दी। उसने उसे मास्टर वांग टिंग के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया, ये दिखाते हुए कि उसने उसकी क्षमता को स्वीकार कर लिया है। मैं भाग्यशाली था, वांग टिंग ने कोई अहंकार प्रकट नहीं किया और विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। मास्टर वांग टिंग, आपका मूल्यांकन समाप्त हो गया है। हम आपकी स्थिति रिकॉर्ड करेंगे और एलायंस को इसकी रिपोर्ट करेंगे। आपको मास्टर स्तर का प्रमाणन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर गुओ सुयांग ने कहा। उसके साथ हल्का बल प्रयोग होते देख तीनों परीक्षक विनम्र हो गए। उन्हें उसे कुछ सुविधा देने और एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है, मैं पहले निकल जाऊंगा। मुझे दूसरे मूल्यांकनों में भाग लेना है। वांग टिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वह मूल्यांकन कक्ष से बाहर चला गया। क्या उसने कहा कि वह अन्य मूल्यांकनों के लिए जा रहा है? ज़ेक शियू ने वांग टिंग की पीठ की ओर देखते हुए पूछा। क्या वह अन्य क्षेत्रों में भी कुशल है? गुओ सुयांग अचंभित रह गया। डॉक्टर लियोनार्डो से पूछने के बाद हम जान जाएंगे। डॉक्टर सेलिया ने अपना सिर हिलाया। इस बार उन्होंने एक बेहतरीन प्रतिभा खोजी है। ज़ेक शियू और गुओ सुयांग ने बेकाबू होकर सिर हिलाया। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे। ऐसी सिफारिशों के माध्यम से कनेक्शन प्राप्त करने के अलावा एलायंस द्वारा पुरस्कृत भी किया जा सकता है। इसलिए वे संभावित उम्मीदवारों की सिफारिश करने में बेहद उत्साही थे। जैसे ही वांग टिंग मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकले, फैन तेनिंग और लियोनार्डो आगे आए। कैसा है मास्टर वांग टिंग, आपका मूल्यांकन कैसा था? बुरा नहीं है, वांग टिंग ने शांति से उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अच्छा है, यह अच्छा है। लियोनार्डो को राहत महसूस हुई। जल्दी करो, चलो रनमास्टर मूल्यांकन के लिए चलते हैं। फैन तेनिंग अधीर हो रहा था। उसने वांग टिंग को मूल्यांकन स्थल पर जल्दी से भेजा। वांग टिंग असहाय होकर उसके पीछे पीछे चला। मास्टर हॉब्सन चौंक गए। क्या मास्टर वांग टिंग डॉक्टर के मूल्यांकन में पास हो गए? चूंकि वह कहता है कि यह बुरा नहीं है, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उसके पास लाइट फोर्स ट्रीटमेंट स्किल है, लियोनार्डो ने जवाब दिया। लाइट फोर्स ट्रीटमेंट? हॉब्सन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे नहीं पता था कि वांग टिंग के पास ये दुर्लभ कौशल था। अचानक उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि वह उनके पीछे चला गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह वांग टिंग से दोस्ती करने का मौका चूक जाता। नहीं, उसे वांग टिंग की जान को कसकर गले लगाना होगा। मास्टर वांग टिंग, मैंने सुना है कि इस रनमास्टर मूल्यांकन में एक ग्रैंडमास्टर स्तर का रनमास्टर होगा, फैन तेनिंग ने नेतृत्व करते हुए कहा। एक ग्रैंडमास्टर? वांग टिंग थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, वह ग्रैंडमास्टर गोनवाट है। वह एलायंस में काफी प्रसिद्ध है, फैन तेनिंग ने कहा। वांग टिंग ने उसे अजीब तरह से देखा। वह ग्रैंडमास्टर स्तर का मूल्यांकन लेने जा रहा था। क्या उसे बताना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद उसने ये कहने का फैसला किया। जहां तक उस आकलन का सवाल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी योग्यता के साथ आप आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। फैन तेनिंग ने सोचा कि वांग टिंग चिंतित था कि परीक्षक सख्त होगा क्योंकि वह एक ग्रैंडमास्टर था, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टिंग अवाक रह गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन फैन तेनिंग ने आगे कहा, ग्रैंडमास्टर गोनवाट का मेरे गुरु के साथ अच्छा रिश्ता है। अगर उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी सिफारिश की है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ, तुम जो कह रहे हो वह सही है। वांग टिंग असहाय था। उसने चुप रहने का फैसला किया। जल्द ही वे रनमास्टर मूल्यांकन स्थल पर पहुंच गए। गलियारे के दूसरे छोर से इस दिशा में कुछ और लोग चल रहे थे। दोनों समूह बीच में मिल गए। मास्टर फैन तेनिंग, क्या संयोग है? क्या आप मूल्यांकन के लिए किसी को साथ लाए हैं?
एक लंबा और दुबला पतला बुजुर्ग हंसा। पिटमैन, तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर फैन टेनिंग ने उस व्यक्ति को देखकर अनियंत्रित रूप से भौहें सिकुड़ी। मैं मूल्यांकन के लिए किसी को भी साथ लाया हूँ। पिटमैन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। ये रनमास्टर जियांग वेनेक्सिंग है। वह एक दूर के ग्रह से आया है और इस साल ही 32 साल का हुआ है। हालांकि वह पहले से ही मास्टर लेवल मूल्यांकन में भाग लेने के योग्य है। मैं उसका रेफर हूँ। जियांग वेनेक्सिंग के चेहरे पर अहंकार का भाव था। उसने फैन टेनिंग की ओर सिर हिलाया। क्या आप उस व्यक्ति का परिचय नहीं देंगे जिसे आप लेकर आए हैं? पिटमैन ने फैन टेनिंग के पीछे खड़े लोगों को देखा और लियोनार्डो और हॉब्सन को पहचान लिया। वे मूल्यांकन के लिए यहाँ नहीं आए थे। फिर उसकी नजर वांग टिंग पर पड़ी। यह मास्टर वांग टिंग है। अभी उनकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई है। मैं उनका रेफर हूँ। फैन टेनिंग ने अजीब भाव से वांग टिंग का परिचय कराया। अभी 20 साल का भी नहीं हुआ और वह पहले से ही रनमास्टर है। पिटमैन के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने सोचा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें 32 वर्षीय रनमास्टर मिल गया। फिर भी फैन टेनिंग को एक ऐसा रनमास्टर मिला जो 20 साल तक नहीं पहुंचा था। कोई भी बता सकता था कि फैन टेनिंग के उम्मीदवार में अधिक संभावनाएं थीं। सोचिए कि वह अपने उम्मीदवार की तुलना फैन टेनिंग के उम्मीदवार से करने आया था। वह अपने ही चेहरे पर तमाचा मार रहा था। यह अच्छा नहीं लगा। जियांग वेनेक्सिंग के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। उसने वांग टेंग को परखा और वह आश्वस्त नहीं लग रहा था। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे ऐसे लोगों से कोई परेशानी नहीं थी जो दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करना चाहते थे। लेकिन अगर वे उसे ढूंढने आए। मास्टर फैन, मुझे अभी आपको बताने का मौका नहीं मिला। मैं ग्रैंडमास्टर स्तर के मूल्यांकन में भाग लेने आया था, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। मुझे पता है, यह मास्टर लेवल है। रुको, फैन टेनिंग ने कहा। ग्रैंड मास्टर स्तर का मूल्यांकन।